Hello guys, welcome back to my channel HK Official. So yes, in this video we are going to start unit 4 of DBMS. Unit 3 already one shot में uploaded है, तो I hope आपने वो देख लिया है. Now let's come on to unit 4. It is bit detailed और I can say easy है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत concepts आपको ज़्यादा जो है ना याद रखने वाले हैं. But इजीली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई भी चीज जो है ना याद करने जैसी लगेगी नहीं, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट वे कि आप जो है उसको कभी नहीं भूलोगे. ठीक है, तो चलिए वी विल स्टार्ट आवर सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस ट्रांजैक्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन ये समझ लेते हैं. तो आपने काफी सारी बार ट्रांजैक्शन है ये सुना होगा, है ना. इट इज रिलेटेड टू बैंक. आपका जो बैलेंस है, आपने ट्रांजैक्शन किया है, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसे गए हैं, इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन बोला जाता है. अब ये पूरा यूनिट हमारा जो है वो इसी चीज के ऊपर है. तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन है. तो ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट कंटेन्स वन और मोर डेटाबेस ऑपरेशंस, जैसे कि रीड करना, राइट करना, इंसर्ट करना, डिलीट, अपडेट. इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ लॉजिक और वर्क समटाइम्स मेड अप ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस. देखो बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप क्या करते हो, देखो जब बेसिकली ये जैसा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आपको क्या करना है, आपको बैंक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है जिसमें मनी जो है वो अकाउंट ए से अकाउंट बी में ट्रांसफर हो रहा है. तो इस प्रोसीजर को करने में कितने स्टेप्स लगेंगे, तो ये स्टेप्स देखो. फॉर एग्जाम्पल है ये. ओके, यू हैव फर्स्ट स्टेप की जिसमें आप क्या कर रहे हो, पहले तो अकाउंट ए का बैलेंस रीड कर रहे हो. अगर उतनी अमाउंट होगी तभी तो जो है ट्रांसफर हो सकती है. उसके बाद आप वो अमाउंट जो है डिडक्ट करोगे फ्रॉम अकाउंट ए. उसके बाद आप न्यू बैलेंस जो है वो लिखोगे अकाउंट ए में ही. तो दिस विल बी द राइट प्रोसीजर. रीड हो गया, डिडक्ट हो गया, राइट हो गया. क्यों? क्योंकि अगर आपने सपोज आपके बैंक में लेट सपोज 1000 रुपीज है, आपने 200 रुपीज कहीं जो है अकाउंट बी को ट्रांसफर कर दिए, तो आपके पास नया बैलेंस तो 800 बचेगा. ये तो सही बात है. अब आप क्या करोगे, आप अकाउंट बी का बैलेंस रीड करोगे. सपोज उसके पास जो है 500 रुपीज पहले से बैलेंस था. अब आप अमाउंट ऐड कर दोगे. कौन सी अमाउंट ऐड करोगे, ये वाली जो आपने दी थी. तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. तो बेसिकली न्यू बैलेंस फिर आप लिखोगे अकाउंट बी में, दैट विल बी 700, है ना. तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोसीजर है. ठीक है. सो ट्रांजैक्शन जो है ना, इट इजंट जस्ट वन सिंगल स्टेटमेंट. इट कैन बी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर अचीव वन गोल, and this particular complete operations are together called as वन ट्रांजैक्शन. समझ में आ रही है बात. तो ट्रांजैक्शन क्या है, देखो लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा डेटाबेस ऑपरेशंस हो सकते हैं. अब डेटाबेस ऑपरेशन मतलब देख लो ना, यहाँ पर रीड हो रहा है, यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है यानी डिलीट हो रहा है, फिर यहाँ पे राइट हो रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है, अगेन ऐड, राइट. तो ये है आपके क्या, डेटाबेस ऑपरेशंस. तो ये सारे परफॉर्म हो रहे हैं. एंड वी विल नॉट से कि एक सिंगल यूनिट ऑफ लॉजिक या फिर एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क को आप ट्रांजैक्शन बोलते हो. मल्टीपल ऑपरेशन साथ में हो रहे होते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन बोला जाता है. आई होप आपको बात समझ में आ रही है. तो ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इजीली आपको समझ में आ गया होगा. तो ये पूरा का पूरा क्या है, एंटायर ट्रांजैक्शन है. एंड यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे. द फर्स्ट पॉइंट, अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड इन इट्स एंटायरली और नॉट एट ऑल. मतलब कि ये बोला जा रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कोई भी एरर आ जाता है, ठीक है, कोई भी स्टेप अगर फेल हो जाता है, क्योंकि देख लो ना यहाँ पे 6 स्टेप्स हो रहे हैं, अगर कोई भी स्टेप फेल हो जाता है तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये वाला स्टेप जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ. आप या तो आपका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा एंटायरली, या तो बिल्कुल भी नहीं होगा. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसको हम एक एक स्टेप करके देखते ही नहीं है. हम इस पूरे को एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं. तो वो एक चीज या तो पूरी होगी या तो बिल्कुल भी नहीं होगी. ठीक है. तो ये होता है ट्रांजैक्शन का एक प्रिंसिपल कि या तो वो पूरा कंप्लीट होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ओके, नाउ ट्रांजैक्शंस एंश्योर डेटाबेस कंसिस्टेंसी. ठीक है, आपका जो ट्रांजैक्शन है मतलब कि पहले और बाद में आपके जो ट्रांजैक्शन है, आपका जो डेटाबेस रहता है वो करेक्ट रहता है. बिल्कुल भी कोई उसके अंदर चेंजेस, कैलकुलेशंस में गलती ये कभी नहीं होती है. हेंस आपका जो डेटाबेस है हमेशा कंसिस्टेंट रहता है. देन दे हेल्प मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी इन मल्टी यूजर एनवायरमेंट्स. ओके, मतलब कि आप जब मल्टीपल यूजर्स जो है ना एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं, तब भी एक
ट्रांजैक्शन को एक सेपरेट ट्रांजैक्शन ही समझा जाता है, चाहे आप एक टाइम पे 10 ट्रांजैक्शंस कर रहे हो विद द सेम अकाउंट और विद और यू आर सेंडिंग टू द सेम अकाउंट। ओके, तो डेटा इंटीग्रिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड इन बैंकिंग, एयरलाइन रिजर्वेशंस, ऑनलाइन शॉपिंग। अब आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। नाउ अब जो है हमने समझ लिया है एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन होता क्या है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अ ट्रांजैक्शन मूव्स और चेंजेस स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। यस, एग्जीक्यूशन के आपकी जो है ना लाइफ साइकिल होती है ट्रांजैक्शन की, इट गोज थ्रू वेरियस स्टेप्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। अब ये समझने से पहले ये बॉक्सेस में क्या लिखा है, हम इन बॉक्सेस को पहले डिटेल में, ये जो स्टेट्स हैं इनको डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेट अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए जो फ्लो चार्ट है वो बहुत ही इजी बन जाएगा। तो सबसे पहली बात एक्टिव स्टेट। ओके, एक्टिव स्टेट मतलब कि जब आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टेट व्हेन ट्रांजैक्शन बिगिंस। ओके, मतलब जैसे ही आपका जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट होता है तो वो कहाँ पे एंटर करता है, वो आपके एक्टिव स्टेट के अंदर एंटर करता है, ठीक है। Transaction remains in this state while it is executing. Read and write operations are performed in this state. Okay, तो आपको समझ में आ गया एक्टिव स्टेट क्या है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हो आप एक्टिव स्टेट में चले जाते हो, मतलब ट्रांजैक्शन जो वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है। देन आप क्या करते हो, आप इसका मतलब होता है कि आपने एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और कौन से ऑपरेशंस एक्टिव स्टेट परफॉर्म कर सकता है, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन द ट्रांजैक्शन स्टेज एक्टिव। ओके, तो बहुत ज्यादा सिंपल, आपको समझ में आ गया। जैसे ही मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे ही ना आपका जो बैंक सिस्टम है उसने अकाउंट ए से मनी डिडक्ट कर दिया और अकाउंट बी में मनी ऐड कर दिया, तब तक वो किस में होगा, आपके एक्टिव स्टेट में होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट यू हैव पार्शियली कमिटेड स्टेट। ठीक है, जैसे ही आपका जो है ना वंस द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जो ट्रांजैक्शन है वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में चला जाता है। ओके, मतलब कि सारे ऑपरेशंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सी, ऑल ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड, बट जो रिजल्ट्स है ना वो स्टिल आपकी जो मेन मेमोरी है या मेन बफर है उसके अंदर परमानेंटली राइट नहीं किया गया है। वो एक टाइप का आपका डेटाबेस है। सी, डेटा नॉट येट परमानेंटली सेव्ड टू द डेटाबेस। तो जो ट्रांजैक्शन है वो हो तो गया है कंप्लीट, बट टेक्निकली इट्स नॉट येट सेफ। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मतलब हमारा जो बैंक ट्रांसफर होता है, दोनों भी अकाउंट में अपडेट होने के बाद जो न्यू बैलेंस है वो स्टिल टेम्पररीली जो है ना हमारी सिस्टम के मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। जब अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसी टाइम पे आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो हो सकता है कि डेटा जो है वो आपका लॉस्ट हो जाए। तो ये जो स्टेट होती है वो पार्शियली कमिटेड स्टेट होती है, जिसमें आफ्टर फाइनली जो जैसे वो आता है ना आपके पेटीएम के ऊपर पेमेंट सक्सेसफुल और वो म्यूजिक बजाता है टेरेरिन, तो वो जो है ना वो होने के बाद एग्जैक्टली पार्शियली कमिटेड स्टेट होती है, जिसमें आपका काम तो हो गया है लेकिन परमानेंटली जो है ना डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ है। थर्डली यू हैव कमिटेड स्टेट। कमिटेड स्टेट मतलब कि जब सारे के सारे चेंजेस परमानेंटली आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाए। सी, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ऑल चेंजेस आर परमानेंटली रिकॉर्डेड इन द डेटाबेस। तो ये होता है कमिटेड स्टेट, मतलब कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, जो सक्सेसफुली होने की बाद में परमानेंटली जो डेटाबेस है उसमें भी स्टोर हो चुका है। ओके, ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रोल्ड बैक आफ्टर दिस पॉइंट। ओके, देखो कई बार क्या होता है जब आपका फॉर एग्जांपल आपने जो है ना अकाउंट बी की तरफ जो है ना आपने ट्रांजैक्शन करा है, ठीक है, उसमें बीच में ही मतलब ट्रांजैक्शन होने से पहले ही क्या हो गया है, कुछ तो लाइक ऐसा इश्यू आ गया है टेक्निकल, जिसमें यहाँ से तो आपके मनी जो है वो डिडक्ट हो गया लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो उस केस में जैसे हमने क्या बोला, ट्रांजैक्शन तो पूरी एक चीज होती है, या तो वो पूरी होगी या तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उस केस में क्या होता है, रोल बैक होता है आपका जो है ना ट्रांसफर, एंड वापस से अकाउंट ए के पास जो है वो जो मनी है वो चला जाता है। तो इससे ना ही अकाउंट ए का नुकसान हुआ ना अकाउंट बी का नुकसान हुआ। तो देन आप वापस से जो है अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट करके उसको सक्सेसफुल कर सकते हो। तो ये जो चीज है वापस आने की, इसको बोला जाता है रोल बैक। ठीक है, रोल बैक बोला जाता है। और जैसे ही कंप्लीट आपका जो ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसको बोला जाता है कमिट करना। ठीक है, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जैसे ही आपका सक्सेसफुल ट्रांजिशन हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो आप वापस रोल बैक नहीं कर सकते। मतलब जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन कर दिया वो पैसे आपके पास वापस नहीं आ सकते।
ठीक है। डेटाबेस एंटर्स अ न्यू कंसिस्टेंट स्टेट, ठीक है। तो अब जो है ये कंसिस्टेंट स्टेट पे आ गया है। बेसिकली आपके दोनों भी अकाउंट का बैलेंस जो है वो परमानेंटली अपडेट हो गया है डेटाबेस के अंदर। सो जो ट्रांसफर है वो ऑफिशियली सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, तीन स्टेट समझ में आ गए। नाउ लेट्स सी फोर्थ स्टेट, दैट इज फेल्ड स्टेट। ओके, अब ये जो फेल्ड स्टेट है, समटाइम्स देखो कभी कभी जो है ना चीजें गलत हो जाती है, मे बी पावर ऑफ हो जाएगी, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, और कोई भी लॉजिकल एरर हो सकता है। इन दैट केस जो ट्रांजैक्शन है इट कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, सो दैट इज कॉल्ड एज योर फेल्ड स्टेट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फेल्ड स्टेट। अब जो है ट्रांजैक्शन फेल हो गया है बिफोर कंप्लीशन, या फिर इट यूजुअली हैपेंस व्हेन ट्रांजैक्शन इज इन एक्टिव और पार्शियली कमिटेड स्टेट। तो दिस कॉजेज कैन बी हार्डवेयर इश्यूज, या फिर सॉफ्टवेयर बग्स हो सकते हैं, लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं ट्रांजैक्शन में। तो अभी जो मैंने आपको बताया, लाइक सपोज सिस्टम क्रैश हो गया है, अकाउंट ए से जो है डिडक्ट हो गया है मनी, बट अकाउंट बी में नहीं आया है, तो इस केस में ये क्या बोली जाएगी आपकी जो है लाइक फेल्ड स्टेट, मतलब बिफोर एडिंग इट टू अकाउंट बी। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, अकाउंट ए से अकाउंट बी में आप जो है ना ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इफ द सिस्टम क्रैशेस आफ्टर डिडक्टिंग मनी फ्रॉम अकाउंट ए बट बिफोर एडिंग इट टू अकाउंट बी, मतलब यही जो बीच वाला स्टेट है इसी को बोला जाता है क्या, फेल्ड स्टेट। ओके, मतलब ट्रांजैक्शन कहाँ आ गया है, आपके फेल्ड स्टेट में आ गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट यू हैव व्हाट, अबॉर्टेड स्टेट। अबॉर्टेड स्टेट क्या होती है, जब आपका फेल्ड ट्रांजैक्शन जो है, जैसे यहाँ पर फेल हो गया, तो फिर क्या हुआ, वापस से रोल बैक हुआ। क्यों? क्योंकि हमें पता है या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो जब फेल्ड ट्रांजैक्शन रोल बैक करता है, इसका मतलब अब वो कहाँ पे आ गया है, वो आपके अबॉर्टेड स्टेट में आ गया है। कहाँ आ गया है वो, आपके अबॉर्टेड स्टेट में आ गया है। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, रीच्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन हैज बीन रोल्ड बैक। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ जो डेटाबेस है ना वो आपका रीस्टोर होता है टू द सेम कंडीशन इट वाज इन बिफोर द ट्रांजैक्शन स्टार्टेड। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट ए का पहले तो बैलेंस डिडक्ट हो गया था, रोल बैक होने के बाद वापस से वो उसी स्टेट पर आ गया, यानी कि वापस से आपके पैसे जो ऐड हो गए, मतलब जो पहले कंडीशन थी वही कंडीशन आपकी यहाँ पर रिटेन हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। अब अबॉर्टिंग के बाद देर आर टू पॉसिबिलिटीज, यानी कि देखो ये वाली, आफ्टर अबॉर्ट ट्रांजैक्शन कैन बी रीस्टार्टेड या फिर किल्ड। ओके, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो आप रीस्टार्ट करोगे, मतलब उसको जो है इफ इट फेल्ड ड्यू टू टेम्पररी इशू लाइक जैसे पावर लॉस वगैरह हो गया, तो आप उसको वापस से रीस्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज किल हो जाता है, मतलब कि परमानेंटली डिलीट हो जाता है अगर कोई लॉजिकल एरर है तो। क्लियर हो गई बात। तो ये थे आपके सारे स्टेट्स, 5 स्टेट्स हैं आपके पास, एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट, फेल्ड स्टेट एंड अबॉर्टेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये होते हैं आपके स्टेट ट्रांजिशंस। देखो कब आपका सक्सेस पाथ है, कब आपका फेलियर पाथ है, और कब आपका फेलियर ड्यूरिंग कमिट पाथ है। मतलब कि एग्जैक्टली अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले तो आप एक्टिव स्टेट से पार्शियल कमिटेड स्टेट में जाते हो एंड देन कमिटेड स्टेट में जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फेल वाला पाथ अगर देखें तो एक्टिव के बाद आप फेल्ड में चले गए और फेल्ड के बाद आप अबॉर्टेड में चले गए, है ना, तो ये क्या हो जाता है, आपका फेलियर पाथ हो जाता है। या फिर समटाइम्स पार्शियल कमिटेड से आप फेल्ड में जा रहे हो एंड फिर अबॉर्ट हो रहा है, मतलब कि कमिट होने के बाद आप, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ना पार्शियली कमिट हो गया है बट फिर भी यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट ट्रांजैक्शन स्टेट्स फ्रॉम स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन टू आइदर सक्सेस और फेलियर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ इफ यू गो एंड सी दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्या बोला जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे ही एक्टिव स्टेट है, तो एक्टिव स्टेट क्या करता है मुझे बताओ, रीड या राइट ऑपरेशन करता है। तो फिर आप कहाँ आ जाते हो, पार्शियली कमिटेड स्टेट में आ जाते हो, और फिर परमानेंटली स्टोर जब आपके डेटाबेस में हो जाता है देन यू कम ऑन टू द कमिटेड स्टेट। एंड जैसे ही कमिट हो जाता है मतलब आपने टर्मिनेट कर लिया। ओके, फिर अदर एक पाथ होता है एक्टिव स्टेट से डायरेक्ट फेलियर हो जाना, यानी कि ट्रांजैक्शन कहीं बीच में फेल हो गया है तो आप फेल्ड स्टेट में चले जाते हो एंड रोल बैक करने के बाद अबॉर्टेड स्टेट में आ जाते हो। एंड जैसे ही अबॉर्टेड स्टेट में आ जाते हो, दो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, है ना, आपको पता है या तो रीस्टार्ट होगा या तो किल हो जाएगा ट्रांजैक्शन। तो अबॉर्टेड स्टेट में वो चीज होने के बाद टर्मिनेट स्टेट में आप चले जाते हो। अगेन एक चीज, पार्शियली कमिट होने के बाद भी फेलियर हो सकता है, ये याद रखो। तो अगेन फेल होने के बाद आपका अबॉर्टेड स्टेट आती है, मतलब कि अगर पूरा मतलब आपके पास से पैसा चला गया लेकिन दूसरे अकाउंट में नहीं आया है तो भी आपके पास जो है वापस से रोल बैक अकाउंट में मनी आ जाता है। तो ये कंप्लीट डायग्राम है, अगर ट्रांजैक्शन स्टेट्स पे
आपको क्वेश्चन आता है तो प्लीज ये ड्रॉ करना एंड देन आप अपने 5 स्टेट्स के बारे में जो है ना लिखना। आई होप आपको समझ में आ गया। ये देखो ये टर्मिनेटेड स्टेट होता है, चाहो तो इसके बारे में भी लिख सकते हो। क्या है ये? फाइनल स्टॉप है, वेदर द ट्रांजेक्शन सक्सीडेड और फेल्ड, इट्स नाउ कंप्लीटली फिनिश्ड, इसका ये मतलब है। ओके, तो आई होप ट्रांजेक्शन स्टेट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसिड प्रॉपर्टीज। ओके, तो अभी हमने क्या समझा कि ट्रांजैक्शन जो है क्या होता है, कैसे उसके मूव्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में कैसे जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट कीप्स एवरी ट्रांजैक्शन लाइक रिलायबल या फिर ट्रस्टवर्दी। मतलब ऐसा समझो कि वो जो है ट्रांजैक्शन सेफली होना चाहिए, इसके लिए आपकी जो है एसिड प्रॉपर्टीज होती है। अब एसिड में कोई एसिड वाली चीज नहीं है, ये जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें ए स्टैंड्स फॉर समथिंग, सी स्टैंड्स फॉर समथिंग, आई स्टैंड्स फॉर समथिंग एंड डी स्टैंड्स फॉर समथिंग। अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर जो है एग्जैक्टली पहले मैं आपको बताती हूँ एसिड प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो हर एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज को। तो उसके अंदर आपकी ये जो 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहला है ए, दैट इज एटॉमिसिटी। ओके, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? सी, बेसिकली एटॉमिसिटी का मतलब है जो ट्रांजैक्शन है इट मस्ट बी ट्रीटेड एज वन सिंगल, ठीक है, वन सिंगल यूनिट जो कि इनडिविजिबल है। आपको ऐसे नहीं समझना है कि यार इसमें 6 स्टेप्स हैं, मुझे ये करना है तब जाके मेरा जो ट्रांजैक्शन वो पूरा होगा। नहीं, आपको उस चीज को पूरा एक यूनिट कंसीडर करना है। और एटॉमिक यूनिट आपको पता है एटम क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल है, राइट? उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है और ना ही आप उस एटम को डिवाइड कर सकते हो। तो वही चीज ट्रांजैक्शन से रिलेट करी गई है कि ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एटॉमिक यूनिट, आइदर ऑल ऑपरेशंस कंप्लीट सक्सेसफुली और नन ऑफ देम डू। ठीक है, या तो पूरा होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एटॉमिसिटी जो है ना ये आपकी प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गई बात? नाउ इसके पॉइंट्स देखो। सबसे पहले ऑल और नथिंग प्रॉपर्टी, ये तो आप समझ गए, या तो पूरा कंप्लीट होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी पार्शियल एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं होगा, नो पार्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। देन इफ एनी पार्ट फेल्स तो एंटायर ट्रांजैक्शन आपका क्या हो जाता है? रोल बैक हो जाता है। कहाँ रोल बैक हो जाता है? टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, मतलब जैसे कि ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं था। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तो वही एग्जाम्पल है इन फंड ट्रांसफर, if money is deducted from account A but system crashes before adding to account B, है ना? अकाउंट A से अकाउंट B में आप जा रहे हो एंड अकाउंट A में क्या हुआ? अकाउंट A से पैसे रिड्यूस हो गए बट अकाउंट B तक पहुंचे ही नहीं, बीच में सिस्टम क्रैश हो गया। तो एटॉमिसिटी एंश्योर्स मनी इज रीस्टोर्ड टू अकाउंट A, वो पैसे वापस से अकाउंट A के पास आ जाने चाहिए, आइदर बोथ ऑपरेशंस कंप्लीट या फिर नाइदर डज। क्लियर है बात? तो ये होती है आपकी एटॉमिसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो एटॉमिसिटी जो है वो कौन हैंडल करता है या कौन मेंटेन करता है? तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो है ना सिस्टम, इसको क्या करता है? हैंडल करता है। एटॉमिसिटी वाली जो प्रिंसिपल है इसको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल करता है यूजिंग 2 की ऑपरेशंस, दैट इज योर कमिट और रोल बैक। ये याद रखो, अगर सारे ऑपरेशन सक्सीड हो चुके हैं तो कमिट हो जाता है आपका ट्रांजैक्शन, और अगर कोई भी ऑपरेशन फेल हो जाता है तो रोल बैक हो जाता है आपका इंटायर ट्रांजैक्शन। समझ में आ गई बात? तो एटॉमिसिटी आप बहुत अच्छे से जो है समझ चुके हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग, दैट इज सी। सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। ओके, A stands for atomicity, C stands for consistency। तो अब जो कंसिस्टेंसी है वो क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब आपको पता है, मतलब यहाँ पर अगर हम ट्रांजैक्शन के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट टेक द डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर वैलिड स्टेट। देखो यहाँ पर ट्रांजैक्शन मस्ट टेक डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट, मतलब कि वैलिड यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक वैलिड स्टेट से ही एक वैलिड स्टेट में जाना चाहिए। अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं तो जो रूल्स और कंस्ट्रेंट्स हैं डेटाबेस के वो हमेशा ट्रू होने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। क्लियर है बात? तो अगर यहाँ पर हम देखें, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी मेंटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन, जो मैंने आपको बताया है ना। और ट्रांजैक्शन के बाद जो डेटाबेस है वो करेक्ट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। सम ऑफ बैलेंसेस शुड रिमेन सेम इन फंड ट्रांसफर, देन डेटाबेस रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स आर नेवर वायलेटेड। तो जो रूल्स हैं वो हमेशा फॉलो होने चाहिए, इवन बिफोर एंड इवन आफ्टर द ट्रांजैक्शन। तो वही आपका कंसिस्टेंसी बताता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ट्रांजैक्शन से पहले ए के पास 5000 है, बी के पास 3000 है, टोटल 8000 है।
अगर आपने ए से बी की तरफ आपने 1000 क्या किए, ट्रांसफर किए, तो ट्रांजैक्शन के बाद क्या हुआ, यहाँ से तो 1000 कट गए लेकिन यहाँ पे 1000 आ गए, मतलब कि दोनों भी जगह अगर हम देखें तो टोटल 8000 ही रहना चाहिए। यही चीज है क्या है आपकी कंसिस्टेंट। समझ में आ गई बात। तो दैट इज, देखो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल्स। आप ये थ्योरी भूल सकते हो लेकिन ये एग्जांपल नहीं भूल सकते, इसलिए मैंने काफी ज्यादा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। नाउ अब जैसे आपका ऊपर एटॉमिसिटी था वो आपके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मेंटेन करता था, वैसे ही कंसिस्टेंसी वाला जो आपकी जो प्रॉपर्टी है ये कौन मेंटेन करता है, तो ये मेंटेन करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर हु कोड्स द ट्रांजैक्शन, ठीक है, बाय राइटिंग करेक्ट कोड, जिससे आपके जो रूल्स हैं, सारे चेक्स हैं, सारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो ये थी कंसिस्टेंसी। नाउ एसिड में जो आई है वो आई क्या है आपका, आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। मतलब कि क्या है, देखो आप एक ही टाइम पे काफी बार अगर मार्केट में जा रहे हो तो काफी ट्रांजैक्शंस आप एक ही बार में कर रहे होते हो, है ना। तो हमेशा मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होने के बावजूद भी जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लेट सपोज ये 5 ट्रांजैक्शंस आपके एक टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ये जो है, ये ऐसा कोई तो भी लेट सपोज आपका आउटपुट है, लेकिन ये जो एक ट्रांजैक्शन है वो एक सेपरेट समझा जाएगा, ये बी जो है ये सेपरेट समझा जाएगा, मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन आइसोलेट करके उसको एक सिंगल जो है ना ट्रांजैक्शन समझा जाता है। सो कभी भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि वो मल्टीपल हो तो रहे हैं एक टाइम पे, लेकिन एट दी टाइम वो जो है एक ही ट्रांजैक्शन समझा जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ डेटाबेस ऑल्सो, वेयर मल्टीपल यूजर्स वर्क एट द सेम टाइम। बट आप समझ चुके हैं आइसोलेशन का मतलब क्या है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ हो सकते हैं, कॉन्करेंटली हो सकते हैं विदाउट इंटरफियरिंग विद ईच अदर। ओके, हर एक ट्रांजैक्शन क्या करता है, ऐसे बिहेव करता है कि वो अकेला ही ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ की पॉइंट्स में देखें तो ईच ट्रांजैक्शन शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, है ना। देन इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ वन ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी विजिबल टू अदर्स। ऐसा नहीं है कि इस वन का जो स्टेट है इंटरमीडिएट स्टेट वो बी के साथ ओवरलैप हो गया एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ इशू हो गया, ठीक है। दैट इज नेवर एक्सपेक्टेड एंड दैट इज नेवर हैपेंड, बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन अपने आप में एक अकेला ट्रांजैक्शन है, ठीक है। देन चेंजेस मेड बाय ट्रांजैक्शंस आर नॉट विजिबल टू अदर ट्रांजैक्शन, जब तक वो कमिट नहीं हो जाते, है ना, जब तक वो कमिट नहीं हो जाते। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, यस। प्रिवेंट्स कॉन्करेंट एक्सेस प्रॉब्लम्स, है ना। तो सारे जो भी प्रॉब्लम्स है कॉन्करेंट एक्सेस प्रॉब्लम्स, जो कि लाइक आप अगर सपोज रीड करने में कोई इशू हो गया या अपडेट्स लॉस्ट हो गए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स प्रिवेंट होते हैं आपके आइसोलेशन के अंदर। एग्जाम्पल, इफ 2 यूजर्स आर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम सेम अकाउंट साइमल्टेनियसली, मतलब कि ट्रांजेक्शन 1 में क्या हो रहा है, आप 1000 ट्रांसफर कर रहे हो ए टू बी, ट्रांजेक्शन 2 में 500 ट्रांसफर कर रहे हो ए टू सी। तो आइसोलेशन मतलब कि दोनों भी ट्रांजेक्शन जो है वो पहले तो इनिशियल बैलेंस करेक्ट चेक हो उनके अंदर एंड दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर। क्यों, क्योंकि ए 1000 रुपीज बी को भेज रहा है और 500 रुपीज सी को भेज रहा है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 को जो है बैलेंस अलग दिखे और 500 को बैलेंस अलग दिखे एंड कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ना मतलब हो जाए, कोई इश्यू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर्स ऑपरेशन। रिमेंबर, अगर 1000 हो रहा है तो अकाउंट में अभी जो बैलेंस है उसमें से 1000 रिड्यूस होंगे और 500 जब होगा तो उस वक्त जो बैलेंस होगा उसमें से 500 रिड्यूस होंगे। ऐसा कोई भी टेक्निकल इश्यू जो है वो नहीं होता है एंड दैट इज मेंटेन्ड बाय और आइसोलेशन। एंड आइसोलेशन कौन मेंटेन करता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम जो है या फिर कॉन्करेंसी करंट कंट्रोल कंपोनेंट आप बोल सकते हो, ये इस पर्टिकुलर आइसोलेशन प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखता है, हैंडल करके रखता है। कौन से प्रोटोकॉल्स या कौन से मेथड्स ये यूज करता है, तो देख लो, लॉकिंग प्रोटोकॉल यूज करता है। क्या यूज करता है, लॉकिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो है शायद प्रिंट होना रह गया है, लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है। एंड आपके टाइम स्टैम्प जो है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, है ना, ये सारी चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप समझ में आ गया है आपको कि एग्जैक्टली इस आइसोलेशन क्या होता है। देन द लास्ट थिंग इन एसिड इज डी, दैट इज ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि एक ट्रांजैक्शन जैसे ही आप मतलब वंस अ ट्रांजैक्शन हैज बीन कमिटेड, जो चेंजेस होंगे वो परमानेंट हो जाए, दे मस्ट सर्वाइव इवन इफ द सिस्टम फेल्स और रीस्टार्ट, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अकाउंट ए से पैसे अकाउंट बी में चले गए लेकिन सिस्टम जो है ना वो आपका अपडेट
कंप्लीट नहीं हो पाया, उसी के बीच में कोई सिस्टम क्रैश हो गया, तो इस केस में ऐसी चीज जो है वो आपकी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपका कमिट हो जाता है, मतलब कि आपके चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं, एंड अगर उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो क्रैश भी हो जाए तो भी आपका जो है ना चेंजेस वो परमानेंट रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। ठीक है, तो जो कमिटेड डेटा है वो कभी लॉस्ट नहीं होता। चेंजेस आर रिटर्न टू नॉन वॉलेटाइल डिस्क। कौन सी डिस्क होती है वो? नॉन वॉलेटाइल डिस्क होती है। देन इवन इफ सिस्टम क्रैशेस तो कमिटेड चेंजेस जो है वो सेम रहती हैं। देन database can be recovered to consistent state after the failure. Okay, now example में देखें, after successful transferring money and system showing transfer successful, even if power failure occurs immediately after, yeah, the transfer remains completed when system restarts, account balances reflect the transfer. मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर सक्सेसफुल दिखाने के इमीडिएट बाद अगर आपकी पावर चली गई है तो आपका जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट हो चुका है, एंड डेफिनेटली जैसे ही पावर आ जाएगी तो वैसे ही आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड ये चीज जो है वो कौन मेंटेन करता है? तो रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट या रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज को जो है ना मेंटेन करता है, हैंडल करता है। और कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करता है? बैकअप एंड रिकवरी टेक्निक्स को यहाँ पे यूज करता है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, काफी एग्जाम्पल से आप जो है अच्छे से समझ चुके हो। एसिड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर ए है आपका एटोमिसिटी, सी है आपका कंसिस्टेंसी, आई है आपका आइसोलेशन, एंड डी है आपका ड्यूरेबिलिटी। तो काफी ज्यादा अच्छे से आप जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन एग्जाम्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल। ठीक है, अब ये शेड्यूल क्या होता है? तो शेड्यूल इज सिंपली द ऑर्डर, ओके, एक ऑर्डर जो होता है ना इन विच मल्टीपल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म देयर रीड एंड राइट ऑपरेशंस इन द डेटाबेस। ठीक है, तो जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं उसके अंदर जो सीक्वेंस होती है ना आपके ऑपरेशंस की, जिसमें आप रीड और राइट कर रहे हो, मतलब कि इस अकाउंट से रीड कर रहे हो, इधर राइट कर रहे हो, इधर से रीड कर रहे हो, इधर से राइट कर रहे हो, तो ये जो ऑपरेशंस की सीक्वेंस होती है ना उसको ही शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, दैट प्रिजर्व्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विद इन ईच इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स सी द की पॉइंट्स एग्जैक्टली। तो दिस शोज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है, तो बेसिकली जो शेड्यूल होता है, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देके पहले समझा देती हूँ। इमेजिन दो लोग हैं, लेट सपोज एक है T1 और एक है T2। ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क ऑन द सेम डेटाबेस। ठीक है, तो हर एक जो है ना ईच ऑफ देम हैज अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन मतलब जो इसको जो करना है काम, जो इसको जो करना है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, इनके पास वो टास्क है जिसमें इनको रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। नाउ रियल सिस्टम के अंदर जो ट्रांजैक्शन है, दोनों भी ट्रांजैक्शन दे डोंट ऑलवेज रन मतलब वन आफ्टर अदर, ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स हो सकता है कि जो स्टेप्स हैं वो मिक्स हो जाएं, समटाइम्स जो स्टेप्स हैं जो वो ओवरलैप हो जाए। तो जो सीक्वेंस है ना इन विच ऑल दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड या फिर अरेंज्ड टुगेदर, जैसे कि ये रीड करेगा फिर राइट करेगा, रीड करेगा राइट करेगा, हो सकता है ये रीड करता रहे ये राइट करता रहे, ऐसा हो सकता है ना। तो ये जो सीक्वेंस है इसको शेड्यूल बोला जाता है। एंड मतलब कैसे ऑपरेशंस जो है वो कैसे अरेंज करे गए हैं सीक्वेंस में, दैट इज नथिंग बट योर शेड्यूल। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, मतलब कि मतलब इट शोज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच जो ऑपरेशंस जो है वो आपका परफॉर्म हो रहा है। सेकेंडली, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली इन इंटरलीव्ड मैनर, मतलब कि इट अलाउज मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टू एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम बट इंटरलीव्ड मैनर में। इंटरलीव्ड मैनर मतलब कि जो सिस्टम है वो जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज कर रहा है। ठीक है, सो शेड्यूल डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड, मतलब कि इससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि कौन सा ऑपरेशन कैसे हो रहा है। मतलब यहाँ पे राइट से पहले रीड हो रहा है, यहाँ पे पहले रीड हो रहा है, उसके बाद सारी चीजें राइट हो रही हैं। तो you'll get to know the exact order that can affect the final result. Okay, then कौन से ऑपरेशंस होते हैं शेड्यूल में? तो बस दो ही ऑपरेशंस होते हैं आपके पास, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो रीड है, this means जो transaction है this reads the value of x from the database, this reads the value of x from the database and ये write करता है the value of x on the database. So basically each transaction performs a combination of these read and write operations on different data items. Okay, now let's understand with a simple example. यहाँ पर ये T1 है और ये T2 है। okay, ये क्या परफॉर्म कर रहा है? read a write a read b write b, read a write a read b write b। ठीक है, ये दोनों के क्या है? ऑपरेशंस है
हैं जो ये परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इनका जो शेड्यूल है, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ये अलग हो सकती है, ये तो ऑपरेशंस है, दिस इज नॉट अ शेड्यूल। शेड्यूल ये हो सकता है कि पहले T1 रीड कर रहा है, फिर T1 जो है राइट कर रहा है A को, फिर T2 आ रहा है वो रीड कर रहा है A को, फिर T1 जो है वो रीड कर रहा है B को, T2 राइट कर रहा है, मतलब ये कोई भी जो है ना पॉसिबल शेड्यूल या सीक्वेंस हो सकती है। तो हियर यू कैन सी कि जो दोनों भी ट्रांजैक्शन है वो इंटरलीव हो चुके हैं। इंटरलीव का मतलब क्या है? इंटरलीव्ड का मतलब है मिक्स्ड टुगेदर, मिक्स्ड टुगेदर, ओके। सो ये जो मिक्सिंग है, ये जो इंटरलीविंग है, इज व्हाट वी कॉल्ड अ शेड्यूल। समझ में आ गई बात? तो ये एग्जैक्टली ये जो चीज है ये आपका शेड्यूल है। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सीरियल शेड्यूल। सो व्हाट इज अ सीरियल शेड्यूल? तो ये एकदम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शेड्यूल है। क्या है ये? एकदम टाइप है, एकदम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शेड्यूल है। क्लियर है बात? नाउ a schedule in which the transactions are executed one after another without any interleaving is called as a serial scheduling। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, मिक्सअप हो गया है, कब T1 T2 क्या कर रहा है, ये सारी चीजें मिक्सअप हो गई हैं, लेकिन अगर ये मिक्सचर नहीं हुआ एंड एवरीथिंग वन आफ्टर द अदर काम करे, है ना, मतलब T1 पहले काम कंप्लीट करे और उसके बाद T2 काम अपना जो है स्टार्ट करके कंप्लीट करे, दैट वे इज कॉल्ड एज योर सीरियल शेड्यूल। ठीक है, इसका मतलब कोई भी ओवरलैपिंग ही नहीं होने वाली है आपके ट्रांजैक्शंस के बीच में। T1 फिनिश करेगा अपना काम कंप्लीटली एंड देन ओनली T2 विल स्टार्ट, और या फिर वाइस वर्सा, T2 कैन गो फर्स्ट एंड देन T1, दैट्स इट, सिंपल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देयर इज नो ओवरलैपिंग, जैसे मैंने बताया। देन वन ट्रांजैक्शन मस्ट कंप्लीट एंटायरली बिफोर नेक्स्ट बिगिंस, तो जो मैंने अभी आपको बताया अगेन। देन ऑलवेज प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट, है ना, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता है, हमेशा कंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट की जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर करेक्टनेस, मतलब कि इसको हमेशा कंसिडर किया जाता है करेक्ट, मीनिंग इफ अ नॉन सीरियल शेड्यूल गिव्स द सेम रिजल्ट एज अ सीरियल वन, तो इसको कंसिडर किया जाता है कि ये करेक्ट है। क्लियर? अब सीरियल शेड्यूल्स के भी टाइप्स हैं, तो फॉर एन ट्रांजेक्शन देयर आर एन फैक्टोरियल पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स। समझ में आ रही है बात? है ना, क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर आपके पास क्या है, n ट्रांजैक्शंस हैं, तो बोला जाता है कि n फैक्टोरियल उसके पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर टू ट्रांजैक्शंस, जैसे कि यहाँ पर है T1 और T2, ठीक है, वी कैन हैव टू फैक्टोरियल ऑफ शेड्यूल्स। जैसे कि फर्स्ट क्या हो गया, T1 से T2 पॉसिबल है, मतलब पहले T1 परफॉर्म करे फिर T2 परफॉर्म करे एंड देन T2 एंड देन T1, तो ये दो पॉसिबल आपके क्या हो गए, शेड्यूल्स हो गए। तो यही है इसका मतलब, सिंपल आप याद रख सकते हो कि अगर n है आपके पास, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस, तो n फैक्टोरियल आपके पास सीरियल शेड्यूल्स हो जाएंगे। है बहुत ज्यादा सिंपल। अब देखो यहाँ पर सीरियल शेड्यूल का एग्जांपल है T1 जो कि फॉलोड कर बाय T2, मतलब पहले T1 के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो, मतलब रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होंगे और उसके बाद T2 के परफॉर्म होंगे, तो ये क्या हो गया आपका सीरियल शेड्यूल हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? यस। नाउ ये जो है दूसरा एग्जांपल है जिसमें पहले T2 परफॉर्म हो रहा है पूरा एंड देन T1 परफॉर्म हो रहा है। क्लियर है ना बात? ये तो बहुत इजीली आप लिख पाओगे अपने मन से। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, कोई कॉन्करेंसी कंट्रोल इसके लिए लगता नहीं है ना, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो मतलब ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक ही टाइम पे रन करेगा सॉरी। देन ऑलवेज कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, कोई भी डेटा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स देयर आर सम ड्रॉबैक्स, दैट इज पुअर सीपीयू यूटिलाइजेशन, क्योंकि सीपीयू कुछ टाइम के लिए आइडल रह सकता है ना। सो पुअर सीपीयू यूटिलाइजेशन, पुअर डिस्क यूटिलाइजेशन, डिस्क यूटिलाइजेशन भी कम होगा सिंस ओनली वन ट्रांजैक्शन रन्स एट अ टाइम। देन लो थ्रूपुट, ओके, मतलब जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है कंप्लीटेड पर टाइम वो कम होंगे। अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हो सकता है उसी टाइम पे दो ट्रांजैक्शंस हो जाते या 3 हो जाते, 4 हो जाते, लेकिन इस केस में एक टाइम पे पहले एक कंप्लीट होगा एंड देन नेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो इसलिए लो थ्रूपुट है, यानी कि मतलब जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं कंप्लीटेड पर टाइम वो कम है। देन इट्स नॉट सुटेबल फॉर सिस्टम्स विद मल्टीपल यूजर्स, ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा लोग एक टाइम पे काम कर रहे हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। एंड दिस इंक्रीजेस वेटिंग टाइम, ऑब्वियसली फाइनली हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना वेटिंग टाइम को फॉर अदर ट्रांजैक्शंस, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। क्लियर हो गया? तो शेड्यूल क्या है, वापस रिवाइज कर लो। शेड्यूल एक ऑर्डर है रीड और राइट ऑपरेशंस लिखने का फ्रॉम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, और जो सीरियल शेड्यूल है ये क्या है, इट इज व्हेन ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट वन आफ्टर अदर विदाउट इंटरलीविंग, मतलब कि विदाउट मिक्सिंग, सिंपल वर्ड्स में कंसिस्टेंट बट नॉट वेरी एफिशिएंट फॉर लार्ज सिस्टम्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी आर सीरियलाइजेबिलिटी।
सीरियलाइजेबिलिटी। अब ये सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, तो बेसिकली देखो अभी हमने क्या पढ़ा, सीरियल्स के शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा और सीरियल शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा। तो वी सॉ दैट कि जो सीरियल शेड्यूल्स हैं वो हमेशा जो है ना करेक्ट होते हैं लेकिन स्लो होते हैं, राइट, क्योंकि उनके बीच में पहले T1 कंप्लीट होगा फिर T2 आएगा, मतलब करेक्ट तो हमेशा रहेंगे, ये तो हम 100% श्योर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो भी है ना, बिकॉज ओनली वन ट्रांजेक्शन रन एट अ टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि कैन वी रन मल्टीपल ट्रांजेक्शंस टुगेदर एंड स्टिल कीप द डेटाबेस कंसिस्टेंट, मतलब वो करेक्ट रहे। So that's exactly what we'll learn this in this concept, that is serializability. तो serializability क्या है, पहले इसका definition देख लो। It is a property of a schedule that ensures a concurrent schedule is equivalent to some serial schedule, thus maintaining the database consistency. मतलब कि जो serializability है ये schedule की एक property है जो क्या ensure कर रही है कि even if the transactions are running together, मतलब एक से ज्यादा transactions एक ही बार में हो रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमेशा सेम रहेगा जैसे कि हमारे सीरियल शेड्यूल्स में होता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर हमारा लाइक इफ आर इन कॉन्करेंट शेड्यूल बिहेव्स एज इफ द ट्रांजैक्शंस वेर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, देन इट इज कॉल्ड एज सीरियलाइजेबल। ओके, आई होप यू गॉट इट। कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि सीरियल जो है ना सीरियल शेड्यूल की तरह ही काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो स्लो कर रहा था एंड एट अ टाइम एक ही ट्रांजैक्शन कर रहा था, यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगे, लेकिन सीरियल शेड्यूल जैसे हमें कंसिस्टेंट कॉन्करेंट देता है हमारे पास जो है ना, तो बेसिकली वैसे ही यहाँ पर होगा, कॉन्करेंट शेड्यूल्स मिलेंगे। तो वाई सीरियलाइजेबिलिटी हमें यूज क्यों करनी है, तो बेसिकली जो सीरियल शेड्यूल्स हैं वो हमेशा सही हैं, सीरियल शेड्यूल्स आर ऑलवेज करेक्ट बट दे आर स्लो, और कॉन्करेंट शेड्यूल्स आर फास्ट बट मे प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट्स, है ना। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अगर हम करेंगे एक साथ में तो वो फास्ट तो है लेकिन कभी गलत इन रिजल्ट्स भी दिखा सकते हैं। तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या करती है, इट अलाउज कॉन्करेंसी वाइल एंश्योरिंग द करेक्टनेस। ठीक है, मल्टीपल टास्क करेगा, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करेगा सीरियलाइजेबिलिटी, बट वो करेक्टनेस भी इंश्योर करेगा। अ शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू सम सीरियल शेड्यूल ऑफ द सेम ट्रांजैक्शंस। ओके, ये क्या है, कंडीशन है। एक शेड्यूल को आप सीरियलाइजेबल तब बोलोगे जब वो कुछ सीरियल शेड्यूल जो है ना कुछ ट्रांजैक्शंस के उनके इक्विवेलेंट होगा, मतलब इवन इफ द ट्रांजैक्शंस जो जो ऑपरेशंस है, विल से जो ऑपरेशंस है वो इंटरलीव्ड है, मतलब कि मिक्स्ड है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो सेम रहे, तब आप बोलोगे कि ये क्या है, सीरियलाइजेबल है। ठीक है, नाउ लेट अस सी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी मतलब व्हाट आर बेसिकली कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, इसके पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है ना, सो देयर आर बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, दैट इज फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, बट द वन मोस्ट commonly asked and easiest to check is conflict serializability. So let's focus on that first. So before we talk about conflict serializability, ये समझ लो कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, सो टू ऑपरेशंस आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्टिंग इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन, या फिर दे एक्सेस द सेम डेटा आइटम, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज द राइट ऑपरेशन। ये तीन चीजें हैं जो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं। अगर दो अलग ट्रांजैक्शंस में बिलोंग कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगे, अगर वो सेम डेटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगे, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर राइट ऑपरेशन है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो चलो कॉन्फ्लिक्ट के केसेस देखते हैं। सबसे पहले रीड एक्स इन T1 एंड राइट एक्स इन T2, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग है, बिकॉज वन इज रीडिंग एंड द अदर इज राइटिंग द सेम डेटा आइटम दैट इज योर एक्स। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सेकेंड देखो, राइट एक्स इन T1 एंड रीड एक्स इन T2, ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिकॉज राइट अफेक्ट्स द अदर रीड्स। ओके, यहाँ पर जो है वैसे भी आप एक्स एक्स ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी राइट की वजह से यहाँ पर रीडिंग अफेक्ट हो सकती है, अगेन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि अगर एक भी राइट ऑपरेशन है तो भी आपका क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। राइट एक्स इन T1 एंड राइट एक्स इन T2 बिकॉज बोथ आर ट्राइंग टू चेंज द सेम डेटा अगेन एक्स और एक्स, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। रीड एक्स इन T1 एंड रीड एक्स इन T2, देखो यहाँ पर कहीं पर भी राइट नहीं है, ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिकॉज बोथ आर जस्ट रीडिंग, नो डेटा इज मॉडिफाइड। तो रीड तो भाई एक बुक है, हो सकता है आप खुद अकेले पढ़ो या अपने फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ो, है ना, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही नहीं है। फाइन, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट केसेस। नाउ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स क्या होते हैं,
सो व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स, समझ लो। दो शेड्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो सकते हैं अगर दो चीजें हो, मतलब कि दे इन्वॉल्व द सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द ऑर्डर, यानी कि जो एवरी पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस इज ऑर्डर्ड इन द सेम वे इन बोथ द शेड्यूल्स। मतलब जो ऑर्डर है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस का वो भी सेम है, पहले रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, वो ऑर्डर भी सेम है। देन वी विल से कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो गया है, सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एंड सेम जो है ऑर्डर फॉलो हो रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस का। फॉर एग्जाम्पल इफ लेट्स से एक शेड्यूल है जिसमें T1 क्या कर रहा है, T1 राइट कर रहा है, T1 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है ए, ओके। एंड ये कब राइट कर रहा है, बिफोर T2, ये T1 है, ये T2 जो है वो रीड कर रहा है, क्या रीड कर रहा है, ए, ठीक है। देन इन द इक्विवेलेंट शेड्यूल दैट सेम ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व्ड। कहीं पर अगर दूसरा शेड्यूल है वो भी T1 और T2 यूज कर रहा है, वो भी पहले राइट और बाद में रीड कर रहा है और वो भी ए का यूज कर रहा है, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। सो दिस इज योर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। तो ये दो जो है ना, इसके लिए आप मतलब कंडीशंस या दो शेड्यूल्स यहाँ पर आप इसके लिए याद रख सकते हो। नाउ लेट्स सी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ये भी एक शेड्यूल है, ओके तो ये मेन पॉइंट है बेसिकली। अब ये एक शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कब हो सकता है, इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सम सीरियल शेड्यूल। किसी सीरियल शेड्यूल के अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, आपको पता है सीरियल शेड्यूल क्या होता है, या तो आपका जो है पहले T1 का परफॉर्म होगा पूरा और उसके बाद T2 का होगा, या फिर पहले T2 का होगा और फिर T1 का होगा। तो अगर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है वो किसी सीरियल शेड्यूल के साथ है, तब आप बोलोगे कि ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। मतलब कि मतलब आप रीअरेंज कर रहे हो, लेट सपोज ऑर्डर को, जो आपके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस है उनका ऑर्डर रीअरेंज कर रहे हो, वी कैन गेट अ सीरियल शेड्यूल, देन द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। बस इतना समझ लो कि जो भी आपका आउटपुट है वो सीरियल शेड्यूल से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो रहा है, मतलब उसके अंदर सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस और जो ऑर्डर है वो सेम हो रहा है। अब चेक कैसे करें कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, तो देखो उसके लिए हमारे पास प्रेसिडेंस ग्राफ होता है जिसको डिपेंडेंसी ग्राफ भी बोलते हैं। तो तीन स्टेप्स या फिर बेसिकली हाँ तीन ही स्टेप्स समझो जो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो आप क्या करते हो, जितने भी ट्रांजेक्शन है, अगर आप ग्राफ पढ़े हुए हो आपको पता है नोड क्या होता है, तो आप नोड्स बना देते हो उतने ट्रांजेक्शन के। लेट सपोज आपके पास 3 ट्रांजेक्शन है, तो T1 का एक नोड बना दिया, T2 एक नोड बना दिया और T3 आपने एक नोड बना दिया, ओके। देन सेकेंड स्टेप ये है कि ड्रॉ डायरेक्टेड एज फ्रॉम Ti to Tj इफ Ti executes an operation that conflicts with an operation in Tj। मतलब Ti क्या कर रहा है, Ti एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो कि Tj के ऑपरेशन को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, एंड जो Ti का ऑपरेशन है वो Tj के ऑपरेशन से पहले हो रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन, देखो यहाँ पर ये जो है मैंने जो अभी बोला, तो बेसिकली ये जो दोनों कंडीशन है अगर ये फॉलो हो रही है तो आप उनके बीच में क्या बना दो, एक डायरेक्टेड एज बना दो ऐसे करके, ठीक है। अगर वो ग्राफ के अंदर, अब देखो ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बना दिया, इट डजंट मीन राइट नाउ, बट इफ ग्राफ हैज नो साइकिल तो आप बोलोगे शेड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, क्योंकि देख लो अब यहाँ पर कोई साइकिल है नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास एक और एज हो जाती है ना, तो आप क्या बोलते हैं कि यस यहाँ पर शेड्यूल जो है वो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मतलब कि साइकिल है तो सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, और अगर साइकिल नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ये है इसके 3 स्टेप्स, समझ में आ गई बात। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है शेड्यूल जिसमें आपके पास T1 रीड कर रहा है, T2 रीड कर रहा है, T1 राइट कर रहा है, T2 राइट कर रहा है। तो इसका प्रेसिडेंस ग्राफ क्या बनेगा, सो पहले तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स देखें बेसिकली, तो जो T1 है वो क्या कर रहा है, देखो जो T1 है वो रीड कर रहा है A को, है ना, T1 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर T1 और T2 के बीच में T2 राइट कर रहा है, सॉरी एक सेकेंड, T1 जो है वो रीड कर रहा है A को और T2 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है A को, है ना। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है T1 और T2 के बीच में, T1 और T2 के बीच में, क्यों, क्योंकि वो रीड कर रहा है A को और ये राइट कर रहा है A को, है ना। अगेन T2 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है यहाँ पर इस A को, ओके। एंड यहाँ पर बेसिकली ये जो T1 है ये राइट कर रहा है A को। यहाँ पर बेसिकली मैं अगर चाहूँ तो इसका थोड़ा सा चेंजेस ऐसे कर सकती हूँ। यहाँ पर ये है T1 रीड A, ओके, एंड यहाँ पर होना चाहिए था T2, चलो T2 राइट की जगह पे A है। मैं ऐसे लिखती, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर है T1,
ठीक है, T1 के बाद क्या हुआ, रीड ए हुआ, रीड ए हुआ, और उसके बाद है आपके पास T2 जिसमें यहाँ पर हुआ राइट ए, फिर है आपके पास अगेन T2 जिसमें है रीड बी, है ना, और उसके बाद है T1 जो है राइट बी। तो बेसिकली इस केस में अगर हम देखें तो T1 क्या हो रहा है, रीड कर रहा है ए को, और T2 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है ए को, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। और उसके बाद अगेन T2 रीड कर रहा है बी को और T1 राइट कर रहा है बी को, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो राइट ऑपरेशन है पहली बात तो, और उसके बाद ऑपरेशन जो हो रहा है वो दोनों के पास जो है सेम चीज है, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आपका होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो नाउ वी हैव टू एजेस जो कि T1 T2 के बीच में है और T2 T1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज अ साइकिल, है ना, क्योंकि ये साइकिल बन गई है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। आप चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर, हाँ ये जो है ना, ये वाला एग्जांपल जो है ये मैंने आपको बताया फॉर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब ये वाला आप देखो, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो जिसमें रीड ए है और रीड ए है, तो इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर राइट ए है और राइट ए है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। तो T1 से T2 की तरफ आपका जो है ना जाएगा। तो देख लो यहाँ पर प्रेसिडेंस ग्राफ में क्या हुआ, सिर्फ एक ही है T1 से T2, ठीक है, ड्यू टू राइट ए और कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर कोई साइकिल नहीं होगी क्योंकि T1 से T2 ही जाएगा, ये जो है ना T1 से T2 ही जाएगा, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, तो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये दोनों भी एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया कौन सा, ये वाला मुझे ये याद नहीं था कि मैंने नेक्स्ट इसको डाला हुआ है, लेकिन ठीक है आप समझ गए। देखो कभी भी दोनों साथ में रीड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है, लेकिन अगर साथ में राइट हो रहा है इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि हम सेम जो है ना ए इसी को राइट कर रहे हैं, और वैसे भी राइट अगर है तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। तो T1 से T2 हो गया, और यहाँ पर क्या है, पहले रीड हो रहा है और राइट हो रहा है, मतलब अगर इन दोनों में देखें तो एक राइट है और बेसिकली दो आपके सेम ऑपरेशन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी रीड राइट और सेम ऑपरेशन है, तो दोनों भी जगह कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से साइकिल बन जाएगी। एंड जैसी साइकिल बनी नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, और यहाँ पर साइकिल नहीं बनी तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। क्लियर है। सो आई होप आपको एक तो टाइप ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी समझ में आ गई, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। बहुत सिंपल है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप ऐसे ग्राफ बना के जो है ना इसका बता दोगे। क्या ग्राफ बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंस ग्राफ। ओके, नाउ लेट अस सी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. So now as we have understood what is conflict serializability, now we should know कि view serializability में क्या difference है, because दोनों भी तो serializability के लिए के ही types हैं। तो बेसिकली हमने अभी कॉन्फ्लिक्ट वाले में क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे चेक करते हैं वेदर अ शेड्यूल इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल वन बाय कंपेयरिंग व्हाट, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, है ना। हमने वहां पर क्या किया, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया। ओके, अब ये बताओ, अगर दो शेड्यूल्स आर प्रोड्यूसिंग द सेम फाइनल रिजल्ट इवन दो देयर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स आर डिफरेंट, उनका जो भी ऑर्डर है कॉन्फ्लिक्ट होने का, वो ऑपरेशंस का, वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम है, तो क्या तब भी उन्हें इक्विवेलेंट बोला जाएगा? तो यस, उनको इक्विवेलेंट बोला जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। लेकिन एग्जैक्टली अभी क्या है वो समझते हैं। हमें देखो काम दोनों में वो ही करना है, ठीक है, बट इन दिस व्हाट वी आर गोइंग टू सी, तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी जो है एक अलग वे है, अगेन दूसरा तरीका है टू चेक कि जो भी शेड्यूल आपके पास है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब किससे इक्विवेलेंट है हम चेक किससे करते हैं, आपको पता है, सीरियल शेड्यूल से। हमेशा याद रखो, हम जो सीरियलाइजेबिलिटी है इसका मतलब यही है, हम दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट और व्यू दोनों में भी हमें एक ही काम करना है, हमें चेक करना है whether a schedule is equivalent to a serial schedule or not. Okay, but this time हम लोग जो है conflicting operations को नहीं देखेंगे, जैसे हम conflict serializability में क्या कर रहे थे, conflicting operations को देख रहे थे, यहाँ पर view serializability में हम वो नहीं देखेंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं, we will see what each transaction sees, मतलब जो भी transaction है वो क्या देख रहा है, who writes the final value of each data item, ठीक है, बेसिकली कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, दैट द थिंग। ओके, सो बेसिकली एग्जैक्टली क्या है ये अभी आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। यस, तो सबसे पहली बात, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में वी हैव व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल। सो व्हाट आर व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स, तो लेट्स से कि दो शेड्यूल्स हैं आपके पास, जैसे कि यहाँ पर लिखा है S1 एंड S2, एंड ये दोनों भी व्यू इक्विवेलेंट है। तो ये व्यू इक्विवेलेंट है, हम ये कैसे बोलेंगे, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये फॉलो हो रही हैं तो वी विल से कि यस ये व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स हैं, अदरवाइज नो। ओके, तो फर्स्ट है आपके पास इनिशियल रीड कंडीशन। इनिशियल रीड कंडीशन, यहाँ पर क्या होने वाला है ना, अगर एक ट्रांजैक्शन है, लेट सपोज आपका जो ट्रांजैक्शन जैसे यहाँ लिखा है TI है, ओके,
तो जो टी आई ट्रांजेक्शन है वो क्या रीड कर रहा है, इनिशियल वैल्यू रीड कर रहा है, ओके, ऑफ डेटा, जो डेटा आइटम हमारा है x इन S1, ओके, देन टी आई मस्ट ऑल्सो रीड इनिशियल वैल्यू ऑफ x इन S2। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है ना, वहां पर हम लोग कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस देख रहे थे, यहाँ पर हमें एग्जैक्टली ट्रांजैक्शंस देखने हैं, एंड हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि टीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टीआई क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, क्या रीड कर रहा है, इनिशियल वैल्यू ऑफ डेटा आइटम x, ठीक है, लेकिन किसमें, S1 में। तो आपका जो टीआई है उसको TS2 तक पहुंचने के लिए भी वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, सेम रीड करना पड़ेगा x को फ्रॉम S2। समझ में आ रही है बात, तो जो S1 में हो रहा है वो ही S2 में होगा, दैट इज द कंडीशन। तो ये हो गया इनिशियल रीड चेक। उसके बाद अपडेटेड रीड है, मतलब कि इफ टी आई रीड्स वैल्यू ऑफ x रिटर्न बाय टीजे इन S1, मतलब कि टी आई क्या रीड कर रहा है, टी आई वो x की वैल्यू को रीड कर रहा है जो टीजे ने लिखा है, टीजे यानी कि कोई दूसरा ट्रांजैक्शन, ओके, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन इन S1। then ti must also read value of x written by tj in S2। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये कि जो यहाँ पर फर्स्ट में S1 के साथ हो रहा है एग्जैक्टली वही चीज दूसरे ट्रांजैक्शन में S2 के साथ होनी चाहिए। तो इनिशियल रीड में भी वही हुआ, अपडेटेड रीड में भी हमें वही देखना है। थर्ड कंडीशन, फाइनल राइट। तो इफ ti performs final write on x in S1 then ti must perform final write on x in S2। मतलब वही, अगर फाइनल राइट x पे कौन कर रहा है, मतलब ti जो है ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, फाइनल राइट कर रहा है x के ऊपर इन S1, द सेम थिंग विल इट मस्ट डू विथ S2। तो अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको व्यू इक्विवेलेंट बोलेंगे। या पहली बात क्या, इनिशियल रीड होना चाहिए, फिर अपडेटेड रीड होना चाहिए, और फिर फाइनल राइट होना चाहिए। तो प्लीज ये तीन कंडीशंस अगर आपको समझ में आ गई तो आपको व्यू इक्विवेलेंट समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये तीन कंडीशंस थी। नाउ दैट वी नो व्हाट व्यू इक्विवेलेंस मींस, ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। तो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल ये है, ठीक है, जिसको द शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू सम सीरियल शेड्यूल। ऑब्वियसली क्या यही सिमिलर हमने यहाँ पर ऊपर देखा था, यस, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए देखा था। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में क्या था, अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सम सीरियल शेड्यूल। और कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास ये दो कंडीशंस थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो देख रहे थे, सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, और एवरी पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन जो है वो हमारे पास होना चाहिए। सिमिलर पैटर्न में व्यू में हम क्या कर रहे हैं, व्यू के अंदर ये तीन कंडीशंस चेक कर रहे हैं ताकि व्यू इक्विवेलेंट हो जाए। और व्यू सीरियलाइजेबल भी हम उसी को बोलेंगे जो क्या है, पहले इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू सम सीरियल शेड्यूल, एग्जैक्टली सेम आपका जो है ना डेफिनेशन है कॉन्फ्लिक्ट के जैसा, बस यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस है, वहां पर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। फाइन, सो ये था व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सो even if the order of some conflicting operations differ, so as long as every transaction sees the same data and जो final result होगा वो भी same होगा, तो हम बोलेंगे वो क्या है, व्यू सीरियलाइजेबल है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। नाउ यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल भी जो है ना देखा नहीं जाएगा, सो प्लीज रिमूव दैट फ्रॉम योर माइंड इन व्यू सीरियलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्टिंग भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया सिंपल, वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का पार्ट था। व्यू के अंदर सिर्फ हमें यही तीन कंडीशंस को चेक करना है, एंड इफ इट इज सेटिस्फाइंग तो वो व्यू इक्विवेलेंट है, एंड यू अंडरस्टूड व्हाट इट इज नाउ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, देखो, एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल। मतलब हर एक जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा, बिकॉज क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर वो स्ट्रिक्ट टेस्ट पास कर जा रहा है तो इट विल डेफिनेटली पास दिस, ये वाला कौन सा, व्यू इक्विवेलेंट टेस्ट, ये माना जाता है। देन व्यू सीरियलाइजेबल इज लेस रेस्ट्रिक्टिव देन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो जैसे अभी मैंने बोला कि कुछ शेड्यूल्स होते हैं जो कि फेल हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट के अंदर, बट स्टिल वो करेक्ट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये व्यू सीरियलाइजेबल क्या है, आपका लेस रेस्ट्रिक्टिव है। तो लेस रेस्ट्रिक्टिव में हम क्या बोल सकते हैं कि ये कुछ मतलब it allows a few more valid schedules compared to conflict serializability।
देन सम शेड्यूल्स आर व्यू सीरियलाइजेबल बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो हर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो व्यू सीरियलाइजेबल है, बट हर एक व्यू सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पर है आपके पास चेकिंग व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इज एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम विच मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक ऑटोमेटिकली फॉर लार्ज सिस्टम्स, ठीक है। तो ये था कि आपका व्यू सीरियलाइजेबल। अब एग्जांपल देख लो, व्यू सीरियलाइजेबल बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। इसका एग्जांपल देख लो, आपका क्या है यहाँ पर आपके पास है T1 T2 T3 जिसमें रीड ए है, राइट ए है, राइट ए है, सो शेड्यूल है ये, ठीक है। सो दिस इज व्यू इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल। अब ये सीरियल शेड्यूल में व्यू इक्विवेलेंट कैसे है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है, तो ये क्या हो गया, ये सीरियल हो गया, यस ऑब्वियसली सीरियल हो गया, है ना। तो ये एक तो सीरियल शेड्यूल है एंड एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, रीड ए हो रहा है, देन राइट ए एंड देन राइट ए। तो बेसिकली T1 क्या कर रहा है, पहले रीड कर रहा है इनिशियल वैल्यू को, तो T2 क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, राइट कर रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात, ऑन ए। एंड फाइनली T3 क्या कर रहा है, वापस से राइट कर रहा है, तो T3 परफॉर्म क्या कर रहा है आपका, T3 क्या परफॉर्म कर रहा है आपका, फाइनल राइट ऑपरेशन, फाइनल राइट ऑपरेशन। नाउ इफ वी लुक एट दिस शेड्यूल, तो ये क्या है, व्यू इक्विवेलेंट है टू सीरियल शेड्यूल। क्यों, क्योंकि देखो T1 के बाद T2 है, T2 के बाद T3 है, बट हैज साइकिल्स इन द प्रेसिडेंस ग्राफ। अगर अब हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे इसका, तो उसमें साइकिल्स आ सकती हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं T1 और T2 यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर मैं T3 बनाऊं, ओके, तो मेरे पास क्या है, रीड ए राइट ए, तो ऑब्वियसली ये सेम रीड और सेम मेरा जो है ना, यहाँ पर एक ए है जिसपे ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये T1 T2 के साथ हो जाएगा, एग्जैक्टली ना, दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा, T2 T3 है, T2 T3 भी क्या करेंगे, T2 T3 में भी क्या आ जाएगा आपका, राइट हो रहा है दोनों भी जगह पे, तो यहाँ पर ये इसको भी हो जाएगा एंड ये इसको भी हो जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा, साइकिल्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एग्जैक्ट साइकिल्स तो आई डोंट थिंक, बट प्रेसिडेंस ग्राफ अगर है इसके अंदर तो साइकिल्स आ रही हैं, एंड वी नो कि अगर साइकिल्स आ रही हैं तो वो क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है वेयर अ शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल, देखने से ये क्या है, सीरियलाइजेबल है, बट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या चेक करता है, ऑर्डर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑर्डर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या करता है, वो चेक करता है कि हर एक ट्रांजैक्शन क्या रीड कर रहा है एंड हर एक ट्रांजैक्शन से क्या फाइनल राइट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो है वो व्यू सीरियलाइजेबल होता है, बट हर एक व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होता है, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, आपको ये पता होना बहुत जरूरी थे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैस्केडेड अबॉर्ट्स, ठीक है। क्या है, कैस्केडेड अबॉर्ट्स। तो कैस्केडिंग रोल बैक्स, अभी देखो यहाँ पर रोल बैक्स, अबॉर्ट्स, ये सब हमने कहाँ पे देख लिया है, अभी एसिड प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा, या फिर अगर हम देखें तो एसिड प्रॉपर्टीज नहीं, उससे पहले जो हमने ट्रांजैक्शन स्टेट्स देखे उसमें हमने देखा कि अबॉर्टेड स्टेट होता है हमारे पास, और क्या होता है, एग्जैक्टली वी कैन से कि हमारे पास अबॉर्ट्स होते हैं, रोल बैक होता है। तो ये सारी चीजों को हमने जो है ना अच्छे से समझा। नाउ यहाँ पर हमें समझना है कैस्केडिंग रोल बैक्स के बारे में। तो कैस्केडिंग रोल बैक को ही कैस्केडिंग अबॉर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ ये कब होता है, तो ये तब होता है जब आपका जो है ना एक ट्रांजैक्शन फोर्स करता है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के रोल बैक के लिए, मतलब एक ट्रांजैक्शन तो फेल हो गया, ठीक है, एंड इस फेल ट्रांजैक्शन के वजह से ये एक फोर्स कर रहा है और भी सारे जो मल्टीपल अदर ट्रांजैक्शंस हैं उनको रोल बैक करने के लिए, ठीक है, रोल बैक करने के लिए मतलब वापस से उन्हें भी अपने इनिशियल स्टेट पर वापस जाने के लिए। देखो, cascading rollback occurs when the failure of one transaction causes multiple other transactions to be rolled back, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लीड कोड वगैरह पे अगर डोमिनो इफेक्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर एक डोमिनो फॉल करता है तो क्या होता है कि और भी जो इससे कनेक्टेड डोमिनोज होते हैं, मतलब ये वाला डोमिनोज है, ये फॉल हो रहा है, तो बेसिकली इससे जो भी कनेक्टेड डोमिनोज होते हैं वो भी फॉल हो जाते हैं, है ना, वो भी क्या हो जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं फॉलिंग। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सेम थिंग कैस्केडिंग के अंदर, अगर एक ट्रांजैक्शन फेल करता है तो उसकी वजह से बाकी ट्रांजैक्शंस भी रोल बैक कर जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है एग्जैक्टली देख लेते हैं। तो इसका स्टेप्स है आपके पास। सबसे पहले स्टेप में ट्रांजैक्शन T1 अपडेट्स अ डेटा आइटम एंड राइट्स इट,
है ना। इमेजिन करो T1 है, T1 क्या कर रहा है, T1 चेंज कर रहा है एक वैल्यू को इन द डेटाबेस, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन T2 रीड्स द अपडेटेड वैल्यू, मतलब T1 जो है उसने ऑफिशियली उसको सेव नहीं किया, जो भी चेंजेस उसने डेटाबेस में करे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, उसने उसको ऑफिशियली सेव नहीं किया, है ना, वो क्या रह गए, अनकमिटेड रह गए। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 फेल्स एंड मस्ट बी रोल्ड बैक, मतलब जो अब T1 की चेंजेस हैं वो अनडन हो जाएंगी, रोल बैक करना पड़ेगा हमें उसके लिए। सो T2 हैज रीड इनवैलिड डेटा फ्रॉम T1, है ना। T2 ने क्या कर दिया, इनवैलिड डेटा को रीड कर दिया। तो अभी यहाँ पर ये जो इनवैलिड डेटा है इसको यहाँ पे इस टर्म्स में बोला जाता है डर्टी डेटा। क्यों, क्योंकि वो इनवैलिड डेटा था, हमें उसको पढ़ना नहीं था बट पढ़ लिया। ओके, T2 मस्ट ऑल्सो बी रोल बैक, क्योंकि T2 ने उसको पढ़ लिया, सो बिकॉज इट इज रिलाइड ऑन इनवैलिड डेटा, तो उसको भी हमें रोल बैक करना पड़ेगा, है ना। एनी ट्रांजेक्शन दैट रीड डेटा फ्रॉम T2 मस्ट ऑल्सो रोल बैक, अगर कोई और जो है T2 को रीड कर रहा था तो उसके पास भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है एंड उसको भी अब रोल बैक करना पड़ेगा। मतलब जितना, जहां तक चेन चली है, जहां तक आपका जो है ना इनवैलिड डेटा रीड हुआ है, वहां तक के सारे ट्रांजेक्शन आपके क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे। एंड इसी को बोला जाता है कैस्केड। कैस्केड मतलब कि एक के बाद एक, ओके। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस जो है वो रोल बैक हो जाते हैं वन आफ्टर अदर। समझ में आ रही है बात। मतलब T1 ने क्या किया, जो डेटा लिखा वो अनसेव्ड डेटा था, वो डेटा को T2 ने रीड करा, लेकिन जैसे ही वो अनकमिटेड डेटा समझा गया तो T1 को रोल बैक करना पड़ेगा। तो अब रीड तो T2 ने भी करा है ना, तो T2 को भी रोल बैक करना पड़ेगा। अब हो सकता है आगे T2 का जो डेटा है वो T3 ने रीड करा हो, कोई और ट्रांजेक्शन ने, तो उसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो मतलब जहां तक भी वो इंफॉर्मेशन की चेन चलती जा रही होगी, मिस इन्फॉर्मेशन की चेन, वो सारे ट्रांजेक्शंस को आपको रोल बैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर कैस्केडिंग रोल बैक लुक्स लाइक। नाउ ये एग्जांपल देख लो, यहाँ पर क्या है, T1 में रीड ए हो रहा है, राइट ए हो रहा है, ए में क्या राइट करा, 50 राइट करा। उसके बाद अगेन रीड ए हो रहा है, यहाँ पर जो है इसने क्या रीड करा, अनकमिटेड, क्योंकि इसको कमिट नहीं करा गया। तो वापस से ए ने, यहाँ पर T2 ने क्या रीड करा, 50 रीड करा। T2 ने क्या रीड करा, लेट सपोज 70 रीड करा, तो यहाँ पर ये भी तो अनकमिटेड था, मतलब ये राइट करा, ओके। इसने T2 ने क्या करा, 50 रीड करके 70 लिखा। अब T3 ने आके ए को वापस रीड करा तो इसको 70 दिखा, तो ये दोनों भी अभी क्या है, अनकमिटेड है। तो क्योंकि ये दोनों अनकमिटेड है, T1 क्या करेगा, आके ही इनको अबॉर्ट कर देगा, मतलब कि रोल बैक कर देगा। तो T1, T2, T3 सब रोल बैक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने रीड किया। क्या बोलते हैं इसको, डर्टी डेटा। क्यों, क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन है, इनवैलिड डेटा है। क्लियर है गाइस। नाउ प्रॉब्लम्स क्या है, देखो प्रॉब्लम्स क्या है विथ कैस्केडिंग रोल बैक। तो परफॉर्मेंस ओवरहेड, ओके, मतलब वेस्ट होती है अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, देन वेस्ट या प्रोसेसिंग टाइम एज वेल, ओके, देन इंक्रीजेस द रिस्पॉन्स टाइम। क्लियर है, जो ट्रांजैक्शंस है वो ज्यादा टाइम लेंगे, देन मे अफेक्ट मेनी ट्रांजैक्शंस, ऑब्वियसली एक फेलियर की वजह से काफी सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो फेल हो जाएंगे। सिस्टम थ्रूपुट डिक्रीजेस, अब आपको पता है ओवरऑल डेटाबेस का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। सो वी अवॉइड दिस बाय यूजिंग कैस्केडलेस शेड्यूल्स। कैस्केडलेस शेड्यूल्स का यूज करके हम जो है इस प्रॉब्लम को जो है ना अवॉइड करते हैं, वेयर ट्रांजैक्शंस रीड ओनली एंड ओनली कमिटेड डेटा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही क्यों हुई, क्योंकि रीड किया गया अनकमिटेड डेटा। अगर ये हम प्रोग्राम में लिख देते कि अनकमिटेड डेटा रीड ही नहीं करना है, तो आगे T2 और T3 जो है वो आपके अबॉर्ट ही नहीं होते, रोल बैक ही नहीं होते, है ना, सिर्फ T1 रोल बैक हो जाता। तो हमेशा आपको रीड क्या करना है, कमिटेड डेटा रीड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपका कैस्केडलेस शेड्यूल। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल शेड्यूल्स। ओके, तो रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं। सबसे पहली बात, एक शेड्यूल आपका रिकवरेबल तब बोला जाता है whenever a transaction TJ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, a schedule is recoverable if for each pair of transaction, ये TI और TJ क्या है, pair of transaction है, if TJ reads a data item previously written by TI, मतलब TI ने पहले कुछ डेटा लिखा था और फिर अब आके TJ ने क्या कर लिया, उसको रीड कर लिया, then TI must commit before TJ commits, मतलब कि TI को पहले कमिट करना पड़ेगा और TJ को उसके बाद फौरन कमिट करना
करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर आपका जो शेड्यूल है वो रिकवरेबल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से आपने क्या करी है, एक बुक बोरो करी है, ठीक है। आपने बोला है कि मैं ये थोड़े दिन में दे दूंगा, ओके। लेकिन आप अपने फ्रेंड से जिससे भी बुक लिया, आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को नहीं बताओगे तब तक कि मैंने उसकी बुक ली है, ये आप अपने फ्रेंड्स तक नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? जब तक वो जिसने आपको बुक दी है वो ऑफिशियली सबको नहीं बता देता कि हाँ मैंने इसको बुक दी है, कंफर्म नहीं कर देता, तब तक यू डोंट हैव राइट ऑफ सेइंग एनीवन कि हाँ मैंने जो है ना मैं उसकी बुक ली है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ शेड्यूल यहाँ पर जो है ना इस शेड्यूल का एनालॉजी है। तो आई होप यू गॉट बेसिक क्या है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है ये 2 पॉइंट्स की। तो शेड्यूल रिकवरेबल कब होता है? जब टीजे डेटा आइटम को रीड करता है जो पहले टीआई ने लिखा हुआ है, तो टीआई को पहले कमिट करना पड़ेगा, देन टीजे को कमिट करना, बिफोर टीजे कमिट्स, ओके। टीजे के कमिट करने से पहले टीआई को कमिट करना पड़ेगा। देन की पॉइंट क्या है? ensures that once a transaction commits it never needs to be rolled back, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जांपल, टीआई में रीड ए हुआ है, फिर टी1 ने राइट ए करा है, देन रीड ए, ओके। तो ये क्या करेगा? रीड किससे करेगा? टी1 से करेगा। देन टी1 और टी2 आपने क्या कर दिए? कमिट कर दिए। तो यहाँ पर टी2 कमिट्स आफ्टर टी1, मतलब कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देखो सिंपल लैंग्वेज में, ये रिकवरेबल क्यों हुआ? क्योंकि टी1 ने पहले कमिट करा और टी2 ने बाद में। टी2 क्या कर रहा है? टी2 तो डिपेंडेंट है, वो टी1 को रीड कर रहा है, टी1 का जो लिखा हुआ है प्रीवियसली वो रीड कर रहा है डेटा आइटम, है ना। तो पहले टी1 को कमिट करना पड़ेगा क्योंकि उसका ओरिजिनल डेटा है, और फिर टी2 को क्योंकि वो सिर्फ रीड कर रहा है। सो दिस इज रिकवरेबल बिकॉज टी2 कमिट्स ओनली आफ्टर द टी1 which it depends on, है ना। जिसपे ये डिपेंड कर रहा है ना उसको पहले कमिट करना पड़ेगा, एंड जिस जो डिपेंडेंट है वो बाद में कमिट करेगा। ये होता है रिकवरेबल शेड्यूल। अब नॉन रिकवरेबल शेड्यूल की बात करें तो एक शेड्यूल नॉन रिकवरेबल कब होता है? जब ट्रांजैक्शन टीजे रीड्स डेटा रिटर्न बाय टीआई, वापस से जो टीआई का डेटा है पहले से लिखा हुआ वो टीजे रीड कर रहा है, बट टीजे कमिट्स बिफोर टीआई, मतलब अब उल्टा हो रहा है। पहले तो ये कमिट कर रहा था रिकवरेबल के अंदर, अब यहाँ पर कौन कमिट कर रहा है? आपका ये जो टीजे है जो रीड करने वाला है ना। देख लो यहाँ पर टीआई का डेटा, टी1 का डेटा है जो उसने रीड करा और उसने राइट करा। टी2 का काम क्या है? सिर्फ रीड करने का काम है, लेकिन टी2 क्या कर रहा है? पहले कमिट कर दे रहा है, तो टी1 क्या कर देगा? अबॉर्ट कर देगा, है ना। तो ये होता है नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। तो टी2 हैज कमिटेड यूजिंग डेटा फ्रॉम टी1, है ना। डेटा किसका यूज करा है? जिसपे वो डिपेंडेंट है, और कमिट भी खुद ही कर दिया। होता है ना कोई, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और ये आप हो, आपने कोई काम किया, सपोज फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है, उसमें 90% आपने काम किया, ठीक है, लेकिन पूरा क्रेडिट वो ले गया जिसने सिर्फ 10% काम किया था, है ना। तो ये वही है, मतलब उसने क्या किया? सिर्फ रीड किया, लिखा हुआ किसने था? टी1 ने। उसने मेहनत सारी किसने की? टी1 ने। लेकिन टी2 ने रीड करा और कमिट करके भाग गया, तो ये होता है नॉन रिकवरेबल। समझ में आ रही है बात? सो टी1 अबॉर्ट्स, और यहाँ पर टी1 क्या कर देता है? अबॉर्ट कर देता है, और टी2 कमिट कर देता है बेस्ड ऑन इनवैलिड डेटा, ठीक है। एंड दिस कैन नॉट रोल बैक टी2 क्योंकि वो ऑलरेडी कमिट कर चुका है ना। सो डेटाबेस बिकम्स इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर नॉन रिकवरेबल शेड्यूल लुक्स लाइक। क्यों नॉन रिकवरेबल गलत है? बिकॉज ये ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को जो है वायलेट करता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मुझे टाइम स्टैम्प डाल के मुझे ड्यूरेबिलिटी क्या है इसका आंसर लिख के बता सकते हो। अभी हमने एसिड प्रॉपर्टीज में जो ड्यूरेबिलिटी पढ़ा उसका ही यही है, ठीक है। तो ये आप मुझे अच्छे से बता देना ड्यूरेबिलिटी, इसका आंसर लिख के, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है? ये वायलेट करता है ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को। तो जो डेटाबेस है वो गारंटी नहीं करता है कि जो कमिटेड डेटा है वो परमानेंट है या नहीं है, ठीक है। देन इट कैन नॉट मेंटेन द डेटाबेस कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली जो डेटाबेस कंसिस्टेंसी है वो लॉस्ट हो जाती है, एंड शुड नेवर बी अलाउड बाय डीबीएमएस, ओके। ये कभी भी नॉन रिकवरेबल शेड्यूल्स डीबीएमएस अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल आपको समझ में आ गए हो। देखो यही जो मैंने आपको सिंपल ये फ्रेंड्स वाले एग्जांपल दिए ना, बस यही आपको याद रखने हैं और कोई आपको याद नहीं रखना, ठीक है। देन कैस्केडलेस शेड्यूल समझते हैं। कैस्केडलेस शेड्यूल, अभी इसका नाम अभी हमने देखा था, कहां पर देखा था? यहाँ पे देखा था। जो हमारे मतलब जो कैस्केडिंग रोलबैक है, ये वाले ट्रांजैक्शंस को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय कैस्केडलेस शेड्यूल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कमिटेड डेटा ही रीड करेंगे, राइट, ओके। तो कैस्केडलेस शेड्यूल्स देख लेते हैं।
तो कैस्केडलेस शेड्यूल वही है जो अभी हमने देखा कि जो हर एक ट्रांजैक्शन है वो तभी रीड हो पाएगा अगर उसके अंदर कमिटेड डेटा है, अदरवाइज अनकमिटेड डेटा या इनवैलिड डेटा है तो हम उसको रीड ही नहीं करेंगे, नहीं तो हम ही क्या हो जाएंगे, हम ही रोल बैक कर जाएंगे। सो ट्रांजैक्शंस कैन रीड वैल्यूज ओनली आफ्टर द ट्रांजैक्शन दैट रोट देम हैज कमिटेड। ठीक है, नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसेट ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल्स, ऑब्वियसली रिकवरेबल शेड्यूल्स का ये क्या है, सबसेट है। कैस्केडिंग रोल बैक नहीं होता है इसमें, मोर रेस्ट्रिक्टिव देन रिकवरेबल। तो एग्जांपल देख लो इसका, रीड कर रहे हो आप फिर राइट कर रहे हो एंड कमिट कर दिया T1 ने, मतलब यहाँ पर अब जो ये चेंजेस हुए वो हो गए परमानेंट। अब T2 आके रीड कर रहा है, राइट कर रहा है और कमिट कर दिया, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका कैस्केडलेस शेड्यूल हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी अब कैस्केडिंग रोल बैक नहीं होगा, जो रीड राइट कर रहा है वो कमिट करके भी जा रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हिरार्की याद रखो, हिरार्की याद रखो। कैस्केडलेस क्या है, रिकवरेबल का सबसेट है और रिकवरेबल ऑल शेड्यूल्स का सबसेट है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नाइन्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। नाउ कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, तो अगेन इट इज अ मैकेनिज्म टू मैनेज साइमल्टेनियस ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस विदाउट हैविंग देम इंटरफियर विद ईच अदर, है ना। काफी सारे जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं, मतलब अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस के अंदर जो काफी सारे साइमल्टेनियस ऑपरेशन चल रहे हैं वो यहाँ पर मैनेज करता है कौन, आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल। क्यों मैनेज करता है, ऑब्वियसली अगर बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ चल रहे हैं तो ईच मतलब एक दूसरे के साथ क्या इंटरफियर नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो वो कौन मैनेज कर रहा होता है, आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको रीड करना है, राइट करना है एक ही सेम बुक के अंदर, तो अगर हर एक जो है ना, मतलब रैंडमली पेजेस को टर्न करेगा, बहुत सारे 5-6 लोग हैं एंड एक ही बुक में उन्हें रीड राइट करना है, तो काफी सारे वहां पे क्या हो सकते हैं ना, पेज फट सकते हैं या फिर इनकन्वीनियंस हो सकता है, ओवरराइट कर सकते हैं लोग नोट्स के अंदर। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि एवरीवन कैन वर्क सेफली विदाउट मेसिंग थिंग्स अप। ठीक है, हो सकता है कि एक बंदा कोई रीड करे और सब लोग उसको क्या करें, सुने, है ना। तो ऐसी जो है ना कोई मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्करेंसी कंट्रोल चला रहा होता है। नाउ नीड फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल क्यों है हमारे पास, ऑब्वियसली मल्टीपल यूजर जो है एक्सेस करते हैं डेटाबेस को साइमल्टेनियसली, राइट, एक ही समय पे 0.1 सेकेंड पे ही हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक ही बंदा आके इस टाइम पे जो है इसको एक्सेस करेगा डेटाबेस को, मल्टीपल लोग आके इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, तो हमें कॉन्करेंसी कंट्रोल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंट्रोल प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं, लॉस्ट अपडेट या फिर डर्टी रीड, डर्टी रीड आप समझ रहे हो, इनवैलिड डेटा रीड करना, अनरिपीटेड रीड हो जाना, है ना। तो ये सारे, और एक कौन सा है आपका फैंटम रीड। ठीक है, फैंटम रीड यानी कि जो न्यू रोज अपीयर कर रही है या डिसअपियर कर रही है ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन, तो वो क्लियर है। तो ये सारी जो है ना कंट्रोल हमारा इस पे होना चाहिए, अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अब कॉन्करेंसी कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो कॉन्करेंसी कंट्रोल है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब जो है इसको मतलब एग्जैक्ट कैसे होता है ये कॉन्करेंसी कंट्रोल, तो काफी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, काफी प्रोटोकॉल्स हैंडल करते हैं कॉन्करेंसी को, बट टुडे विल फोकस ऑन व्हाट योर लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। ओके, नाउ विल फोकस ऑन लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट क्या है, लॉक बेस्ड। तो पहली बात, लॉक क्या होता है भाई, तो देखो लॉक क्या है, लॉक कभी कभी देखो आप जो है ना, आप बहुत ज्यादा सीरियस में स्टडी कर रहे होते हो या फिर सीरियसली कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो आप क्या कर देते हो, अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो है ना वो ऑन कर देते हो। ठीक है, तो ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करने से आपका क्या होता है, कोई नोटिफिकेशन किसी फ्रेंड का किसी का भी नहीं आता है ना, तो आप क्या रहते हो, अपने काम पे फोकस्ड रहते हो। तो लॉक क्या है हमारे पास, ये लॉक भी वही मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म, डू नॉट डिस्टर्ब वाला, ये प्रिवेंट करता है अदर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम एक्सेसिंग अ डेटा आइटम व्हाइल यू आर यूजिंग इट। मतलब जब आप किसी चीज को, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक बुक ले ली लाइब्रेरी से एंड अब आपने क्या कर दिया, आप ऐसे रूम में बैठ गए जाके जो लॉक कर दिया आपने, ठीक है, लॉक कर दिया, तो वो बुक कोई और यूज नहीं कर सकता जब तक आप जो है उसको एक्सेस कर रहे हो। अब आपने जाके वापस से लाइब्रेरी में रख दिया तो वापस से उसको कोई और लेके जा सकता है ना। तो लॉक क्या मैकेनिज्म है, जो प्रिवेंट करता है अदर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम एक्सेसिंग अ डेटा आइटम जब तक आप उसको एक्सेस कर रहे हो।
हो गई ना बहुत ज्यादा सिंपल बात लॉक की। नाउ टाइप्स ऑफ लॉक कौन से होते हैं, देखो शेयर्ड लॉक होता है जिसको एस लॉक भी बोलते हैं और रीड लॉक भी बोलते हैं, ओके। और एक्सक्लूसिव लॉक होता है जिसको एक्स लॉक भी बोलते हैं और राइट लॉक भी बोलते हैं। अब ये क्या है, देखो सबसे पहले है शेयर्ड लॉक, ठीक है। ये कब यूज करते हैं, जब हमें कुछ रीड करना होता है ना, कोई भी डेटा अगर हमें रीड करना है तो हम शेयर्ड लॉक का यूज करते हैं। देन मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कैन होल्ड शेयर्ड लॉक ऑन सेम डेटा आइटम, है ना। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एट द सेम टाइम। क्लियर हो गई बात। तो ये याद रखो कि रीड अगर करना है तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक साथ में हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग सिर्फ रीड ही तो करना है, तो मल्टीपल लोग एक ही टाइम पे रीड कर सकते हैं। इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, देखो लॉक हाइफन एस ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ना। हो सकता है ना कि एक ही बुक है एंड एट द सेम टाइम 3-4 लोग साथ में उसको रीड कर रहे हैं, ऑब्वियसली रीड कर सकते हैं। नाउ रीड का काम तो हो गया, शेयर्ड लॉक आप समझ गए। नाउ एक्सक्लूसिव लॉक जो होता है, राइट लॉक, ये कब यूज करते हैं, व्हेन ट्रांजैक्शन वांट्स टू राइट द डेटा, ओके। नाउ ओनली वन ट्रांजैक्शन कैन होल्ड द एक्सक्लूसिव लॉक। ऑब्वियस ही बात है, एक पेज है और लेट सपोज एक लाइन है उसके अंदर, ठीक है, एक लाइन है, तो उसके अंदर सिर्फ आप ही राइट कर सकते हो। अगर आपने राइटिंग वाली चीज भी किसी से शेयर कर ली, भाई तू ए लिख मैं भी लिखता हूँ मैं से लिखता हूँ, दैट विल नॉट वर्क एट ऑल। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन शेयर लॉक के अंदर हो सकते हैं लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक के अंदर नहीं हो सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव लॉक में तो एक ही ट्रांजैक्शन चलेगा, क्योंकि एक ही कोई ना कोई ट्रांजैक्शन राइट करेगा डेटा को। समझ में आ गई बात। कोई और लॉक्स यानी कि शेयर्ड या फिर एक्सक्लूसिव आर अलाउड एट द सेम टाइम, कोई और लॉक अलाउड ही नहीं है, ठीक है। नो अदर लॉक शेयर्ड और एक्सक्लूसिव कैन बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। एंड इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। सो आई होप आपको समझ में आ गया दोनों को डिनोट कैसे करते हैं, दोनों का मतलब क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो ये लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये क्या है, अगर दो एस लॉक्स हैं क्या वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, एस लॉक्स, यस। दो रीड कर सकते हैं, एक रीड और एक राइट कर सकता है, नहीं। यहाँ पर साफ मना किया है कि शेयर्ड और एक्सक्लूसिव साथ में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर देख लो एक्स और एस क्या साथ में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। क्या दो लोग साथ में रीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखो ये वाला जो लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, काफी सारी सिंपल सी चीज थी ये, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसको 2PL भी बोला जाता है। तो ये क्या है, सो बेसिकली सारे जो लॉकिंग ऑपरेशंस हैं ये कब होते हैं, बिफोर अनलॉकिंग द ऑपरेशंस इन ट्रांजैक्शन, ठीक है। सारे के सारे जो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स वेयर ऑल लॉकिंग ऑपरेशंस प्रेसीड ऑल अनलॉकिंग ऑपरेशंस इन द ट्रांजैक्शन, मतलब वही जो मैंने बोला, सारे लॉकिंग ऑपरेशंस कब होते हैं, अनलॉकिंग ऑपरेशन से पहले। अनलॉकिंग ऑपरेशन किस पे होता है, ट्रांजैक्शन को अनलॉक करने वाला ऑपरेशन, है ना। तो वो सारे ऑपरेशन से पहले ही आपके लॉकिंग जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना दो फेज होते हैं इस प्रोटोकॉल में, इसीलिए इसका नाम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पड़ा। तो कौन से दो फेजेस हैं, सबसे पहला है आपका ग्रोइंग फेज, जिसको एक्सपांडिंग फेज भी बोला जाता है। तो ग्रोइंग फेज में क्या होता है, ट्रांजैक्शन एक्वायर्स ऑल रिक्वायर्ड लॉक्स, जितने भी रिक्वायर्ड लॉक्स हैं, जितने भी हमें चाहिए वो सारे के सारे इस ट्रांजैक्शन में होते हैं। नो लॉक्स आर रिलीज्ड, ठीक है, यू कैन नॉट रिलीज लॉक्स, ओके। देन कैन ओनली एक्वायर लॉक्स, कैन नॉट रिलीज एनी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्वायर कर सकते हो, हाँ ये वाला लॉक एक और है, ये वाला लॉक एक और है, ये ऐड तो हो सकता है, लेकिन आप अनलॉक नहीं कर सकते, इन लॉक्स को रिलीज नहीं कर सकते ग्रोइंग फेज में, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लॉक्स को ऐड तो कर सकते हो आप अपने ट्रांजैक्शन में, लेकिन उनको रिमूव नहीं कर सकते, फाइन। देन यू हैव श्रिंकिंग फेज यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग फेज। तो इसमें क्या होता है, आपका ट्रांजैक्शन लॉक्स को रिलीज कर सकता है, ओके। एंड यहाँ पर कोई और न्यू लॉक्स एक्वायर नहीं होंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो ग्रोइंग फेज में ऐसा समझो कि आप लॉक की जो मतलब क्वांटिटी है वो बढ़ाते जा रहे हो एंड अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने इस लॉक को अनलॉक कर दिया तो ये तो हट जाएगा ना। मेरा नाम ही क्या है, मेरा नाम ही ग्रोइंग फेज है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लॉक्स को जो है ना अपने ट्रांजैक्शन में रखना है। और श्रिंकिंग फेज मतलब कि कम से कम, तो बेसिकली जितने ट्रांजैक्शन है वो सारे आप अनलॉक कर सकते हो और न्यू लॉक्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मेरा नाम श्रिंकिंग फेज है। मैं मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि मैं लॉक्स बढ़ाऊं अपने, मेरा काम सिर्फ कम करना है, ठीक है। सो कैन ओनली रिलीज लॉक्स एंड कैन नॉट एक्वायर एनी। तो कितना ज्यादा सिंपल था आपका ये टू फेज, है ना। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब देखो लॉक पॉइंट एक चीज होती है, लॉक पॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर ट्रांजैक्शन हैज एक्वायर्ड ऑल लॉक्स एंड इज अबाउट टू एंटर द श्रिंकिंग फेज, यानी कि अब सारे के सारे जितने पॉसिबल लॉक थे वो लग चुके हैं, अब इससे बाहर कोई लॉक नहीं है, तो आप क्या कहाँ एंटर करते हो, ऑब्वियसली लॉक लगाएं तो वो अनलॉक भी होने पड़ेंगे, राइट। तो जो वो पॉइंट आता है जिसमें सारे के सारे लॉक्स आपने लगा दिए, तो वो होता है लॉक
पॉइंट, क्यों? क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अब श्रिंकिंग ही फेज है, ग्रोइंग फेज नहीं आ सकता, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नाउ इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ पर आपने क्या किया, पहले तो T1 ने लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक कर दिया, S लॉक कर दिया, उसके बाद आप रीड कर रहे हो और फिर लॉक X कर दिया, तो लॉक S में क्या हो रहा है, ये वाला कौन सा लॉक S हो गया आपका, हमने ऊपर पढ़ा था रीड वाला, है ना, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। तो ये किसके लिए है, ये रीड के लिए है, तो इसको कोई भी आके रीड कर सकता है, ऑब्वियसली T1 इसको रीड कर रहा है। अब T1 ने इस पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, तो बेसिकली लॉक पॉइंट रीच हो चुका है, क्योंकि अब ना ही कोई लॉक लग सकता है इसके ऊपर। अब श्रिंकिंग फेज में आप अनलॉक करोगे, आप राइट करोगे, आप फिर अनलॉक करोगे, तो ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज है आपके 2PL की, गारंटीज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, जो शेड्यूल होते हैं वो सारे के सारे आपके सेफ रहते हैं। देन मे सफर फ्रॉम डेडलॉक्स, अब डेडलॉक्स क्या है ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो जो ट्रांजैक्शंस हैं दैट कैन वेट फॉर एवर फॉर लॉक्स, वो वाला यहाँ पर सफर हो सकता है। मे हैव कैस्केडिंग रोलबैक्स, ऑब्वियसली अगर एक ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर रहा है तो उसके वजह से काफी सारे अबॉर्ट कर सकते हैं, रोलबैक, कैस्केडिंग रोलबैक हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर वेरिएशंस देख लेते हैं आपके 2 फेज लॉकिंग के, तो कौन से वेरिएशंस हैं, सबसे पहले आपका स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग, एंड फिर है आपके पास रिगरस 2 फेज लॉकिंग, ठीक है। देन वी विल गो ऑन टू द टाइम स्टैम्प। तो बेसिकली ये दो जो वेरिएशंस हैं, इसमें क्या है, सबसे पहला स्ट्रिक्ट 2 फेज के अंदर क्या होने वाला है, स्ट्रिक्ट 2 फेज में यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या करता है, होल्ड करता है सारे एक्सक्लूसिव लॉक्स को अंटिल आप उसको कमिट नहीं कर दो या अबॉर्ट नहीं कर दो, ठीक है। सारे के सारे एक्सक्लूसिव लॉक्स आप समझ पा रहे हो ना, राइट लॉक्स, ठीक है, राइट लॉक्स। ये क्या प्रिवेंट करता है, ऑब्वियसली कैस्केडिंग रोलबैक प्रिवेंट करता है, क्यों? क्योंकि अगर आप कमिट नहीं कर रहे या अबॉर्ट नहीं कर रहे हो तो तब तक ये ट्रांजैक्शन को होल्ड करके रखेगा, तो या तो आपको कमिट करना पड़ेगा या अबॉर्ट करना पड़ेगा, तो इसके वजह से कैस्केडिंग रोलबैक नहीं होगा, एंड मोस्ट कॉमनली इसको हम यूज करते हैं। तो जैसे कि देख लो यहाँ पर आपने क्या किया, ये लॉक किया, राइट किया, लॉक किया, राइट किया, फिर आपने कमिट किया, ठीक है, तब तक आप अनलॉक नहीं कर सकते जब तक आप कमिट नहीं कर दो, तो इससे आपके सारे जो है ना लॉक्स रिलीज हो सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब रिगरस 2 फेज लॉकिंग के बारे में देखें तो ये ट्रांजैक्शन क्या करता है, सारे लॉक्स को होल्ड करके रखता है, सारे क्या, दो ही तो लॉक्स हैं, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव, रीड और राइट, अंटिल आप कमिट नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव को रोका जाता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट 2 फेज में, और रिगरस 2 फेज में दोनों को भी रोका जाता है। तो ये मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव हो गया क्योंकि सारे लॉक्स इसने जो है ना होल्ड कर लिए, एंड ऑब्वियसली इससे कैस्केडिंग रोलबैक प्रिवेंट होगा, और सीरियलाइजेशन ऑर्डर इज कमिट ऑर्डर, ऑब्वियसली कमिट ऑर्डर के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो देखो चीजें थोड़ी थोड़ी रिवाइज करते हुए चलोगे ना तो आपके माइंड में रहेंगी। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने सीरियलाइजेबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में पढ़ा, हमने व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में पढ़ा, हमने कैस्केडिंग रोलबैक के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या देखा, हमने लॉक्स देखे, लॉक क्या होता है, हमने 2 टाइप्स के लॉक देखे, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है ना। फिर 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल देखा, यहाँ पर लॉक पॉइंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज और वेरिएशंस के अंदर स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉक प्रोटोकॉल लॉकिंग एंड रिगरस 2 फेज लॉकिंग, ये भी देखा है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको समझ में आना जो है ना इंपॉर्टेंट है। आप देखो थ्योरी तो लिख ही लोगे, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो वर्ड्स आपको ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, अभी हमने लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए, अब यहाँ पर जो अदर वे है, लाइक अभी जो हमने देखा वो भी कॉन्करेंसी कंट्रोल था, नाउ द अदर वे और अदर मेथड ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल इज कॉल्ड एज टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जो टाइम स्टैम्प है एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखो टाइम स्टैम्प इज अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन इंडिकेटिंग व्हेन इट स्टार्टेड। ऑब्वियसली आप टाइम स्टैम्प में क्यों बोलती हूँ कि आप कमेंट करो इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, क्योंकि मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा था एंड आपने उसका आंसर दिया है, राइट। तो टाइम स्टैम्प से मुझे क्या पता चलता है, एग्जैक्टली कहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना क्वेश्चन। ओके, ईच ट्रांजैक्शन, अब तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, वो कब स्टार्ट हो रहा है, वो यूनिक आइडेंटिफायर को हम टाइम स्टैम्प बोल रहे होते हैं, है ना। समझ में आ रही है बात। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज क्या है टाइम स्टैम्प की, तो ओल्डर ट्रांजैक्शंस गेट स्मॉलर टाइम स्टैम्प्स। ओके, जो पुराने ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उन्हें स्मॉलर टाइम स्टैम्प देते हैं, न्यूअर ट्रांजैक्शंस को लार्जर टाइम स्टैम्प्स देते हैं, एंड दिस यूजुअली सिस्टम क्लॉक और लॉजिकल काउंटर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपका असाइन होता है, सिस्टम क्लॉक असाइन होता है या लॉजिकल काउंटर असाइन होता है, ठीक है। नाउ जो मेन आइडिया है आपके टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के पीछे वो क्या है, एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शंस इन टाइम स्टैम्प ऑर्डर टू इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी।
है ना, मतलब कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या था आपका, जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए एज ए ट्रांजेक्शंस रन वन आफ्टर दी अदर, एकदम सीरियल में होना चाहिए। तो आपके जो ट्रांजेक्शंस है वो भी कैसे रन हो, आपके टाइम स्टैम्प के हिसाब से रन हो, इसलिए हम टाइम स्टैम्प्स जो है ना यहाँ पर बना रहे होते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है। अगर मेरे पास एक्स टाइम स्टैम्प है, वाई टाइम स्टैम्प है, जेड टाइम स्टैम्प है, तो इससे मुझे ये पता चलेगा अच्छा ये इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन है उसे किस फ्लो में जो एग्जीक्यूट होना है वो हमें यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन को किस फ्लो में एग्जीक्यूट होना है वो हमारे टाइम स्टैम्प से पता चलता है। ओके, और ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल मतलब कि ये सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करता है, मतलब सीरियल वाइज होते हैं। अब फॉर ईच डेटा आइटम एक्स सिस्टम मेंटेन्स W टाइम स्टैम्प एंड R टाइम स्टैम्प। तो W टाइम स्टैम्प ऑफ X मतलब कि जो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प है ऑफ एनी ट्रांजेक्शन जिसने X को रोट किया। तो लार्जर से क्या पता चल रहा है, न्यूअल ट्रांजेक्शन है ना, तो न्यूअल ट्रांजेक्शन वो जिसने X को राइट किया, X क्या है आपका डेटा आइटम है। ठीक है, तो ये डेटा आइटम को राइट किया तो बेसिकली वो उसमें आपको W टाइम स्टैम्प देना होता है। R टाइम स्टैम्प यानी कि लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन जिसने X को रीड करा, तो W मींस राइट, R मींस रीड, क्लियर बात है। अब रूल समझ लेते हैं। फॉर रीड एक्स बाय ट्रांजेक्शन टी आई, फॉर रीड एक्स बाय ट्रांजेक्शन टी आई, तो यहाँ पर हम कब रीड कर सकते हैं, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज लेस देन द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब कि टी आई जो है वो क्या है, रीडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू है। टी आई क्या कर रहा है, टी आई क्या चाह रहा है कि वो रीड करे, इट इज ट्राइंग टू रीड एन ऑब्सोलीट वैल्यू, तो रोल बैक टी आई एंड रीस्टार्ट विद द न्यू टाइम स्टैम्प। मतलब कि अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर जो आपका टाइम स्टैम्प है, आपके इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का जो टाइम लगा है, आपको जो टाइम स्टैम्प है वो आपके राइट ऑपरेशन से जो है वो कम है, तो ऑब्वियसली वो रीड करने का काम कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आप इस ट्रांजेक्शन को रोल बैक करोगे एंड रीस्टार्ट करोगे न्यू टाइम स्टैम्प को। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बेसिकली ये लेस देन है, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अब अगर आपके टाइम स्टैम्प जो है वो आपके ट्रांजेक्शन का वो ग्रेटर या इक्वल है आपके W टाइम स्टैम्प से, तो आप क्या करोगे, तब आप रीड एक्स को एग्जीक्यूट कर दोगे, है ना, रीड एक्स को आप क्या कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे। एंड उसके बाद सेट करोगे आप आर टाइम स्टैम्प को, क्या सेट करोगे, मैक्स ऑफ आर टाइम स्टैम्प एक्स एंड कॉमा टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई, मतलब ये जो है और इसको रीड करने में जो टाइम स्टैम्प है, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो आपका फाइनल आर टाइम स्टैम्प बन जाएगा। ये थोड़ी सी चीजें आपको याद करने वाली है। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, ये रीड एक्स के लिए हो गया। अब राइट एक्स के लिए देख लो, तो राइट एक्स के लिए अगर आपका लेस देन है तो टी आई इज राइटिंग ऑब्सोलीट वैल्यू ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर भी आपको रोल बैक कर देना है टी आई को एंड रीस्टार्ट करना है। फिर वापस से टी एस यानी टाइम स्टैम्प ऑफ योर ट्रांजेक्शन इज लेस देन योर राइट ट्रांजेक्शन, इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हो टू राइट ऑब्सोलीट वैल्यू, नाउ रोल बैक अगेन आप करोगे और रीस्टार्ट कर दोगे। अदरवाइज अगर ये दोनों लेस देन नहीं है, ग्रेटर और इक्वल है, तो इस केस में आप राइट एक्स को एग्जीक्यूट करोगे और W टाइम स्टैम्प को सेट करोगे योर टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ऐसे आप दिखा सकते हो। ये एग्जांपल है, इसमें क्या दिया गया है, लेट्स से आपके पास T1 टाइम स्टैम्प है जो कि है 1, T2 टाइम स्टैम्प है जो कि है 2। ओके, इनिशियली जो R टाइम स्टैम्प होगा वो 0 होगा और W टाइम स्टैम्प जो होगा वो भी 0 होगा। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम रीड करेंगे A को। ठीक है, ये अलाउड है, तो रीड करेंगे A को, तो ये अलाउड है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर देंगे, ऑब्वियसली रीड कर रहे हैं, है ना, रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो T1 है बेसिकली 1 है, तो हम क्या कर देंगे, R टाइम स्टैम्प को 1 सेट कर देंगे। फिर T2 हम रीड कर रहे हैं, T2 यानी कि ये, तो इसका रीडिंग टाइम स्टैम्प क्या है, 2 है, इसके हिसाब से यस। तो क्या राइट अलाउड है, नॉट अलाउड है, क्यों, क्योंकि जो टाइम स्टैम्प आपके T1 का है वो 1 है और वो लेस देन है द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ 2। ठीक है, तो अब आपका T1 जो है वो रोल बैक कर जाएगा। समझ में आ रही है बात, अगर यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, हमारा जो न्यू रीड टाइम है, टाइम स्टैम्प है वो बन जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में जो है आपका लेस है T1 का, तो आपका क्या हो जाएगा, T1 रोल बैक हो जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस ये है कि कोई डेडलॉक नहीं होंगे आपके। ठीक है, बेसिकली जो ट्रांजेक्शन है दे डोंट वेट फॉर ईच अदर एंड इंश्योर्स जो है वो इंश्योर्स क्या करेगा, क्या सीरियलाइजेबिलिटी, तो ऑर्डर आपका करेक्ट रहेगा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये टाइम स्टैम्प्स से हमें क्या पता चल रहा है, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रीड एंड राइट, एंड इससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड होंगे। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस की ज्यादा रोल बैक्स करने पड़ेंगे, रीस्टार्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं जो बार बार फेल करें, बार बार रीट्राई करें। देन कैस्केडिंग रोल बैक जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सारे। देन रिक्वायर्स टाइम स्टैम्प मेंटेनेंस ओवरहेड, ठीक है, जो सिस्टम है उसको टाइम स्टैम्प्स का ट्रैक रखना पड़ेगा फॉर ऑल द डेटा आइटम्स। देन यू हैव डेडलॉक हैंडलिंग, तो मैंने आपको बोला था डेडलॉक अभी हम पढ़ेंगे। तो डेडलॉक हैंडलिंग क्या होता है, तो बेसिकली डेडलॉक क्या है,
तो बेसिकली डेडलॉक इज अ सिचुएशन where two or more transactions are waiting for each other to release locks creating a circular wait condition. ठीक है, तो यहाँ पर डेडलॉक का मतलब क्या है? डेडलॉक जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि या तो आप रास्ते पे चल रहे हो या फिर आप क्या हो, आप कार पे हो सपोज, ठीक है, तो एक ब्रिज है सपोज, है ना, एक ब्रिज है। अब कभी कभी क्या होता है, चलते 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 आप लोग ना एकदम सामने आ जाते हो। अब दोनों भी वेट कर रहे होते हैं कि यार ये टर्न ले ले या फिर मैं टर्न लूं, तो एट द एंड क्या होता है, दोनों भी सेम टर्न पे चले जाते हैं एंड अगेन क्या होता है, लाइक है ना, फिर से ये हो जाता है कि अरे सेम पोजीशन पे आ गए। तो बेसिकली ऐसा ही हो रहा है। डेडलॉक का मतलब क्या है? डेडलॉक का मतलब ये है कि आप जो है ना दो से ज्यादा जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एंड वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, यार तू लॉक रिलीज कर या मैं लॉक रिलीज करूं, एंड इसके वजह से दोनों का भी जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ रहा है और सर्कुलर वेट कंडीशन जो है वो आपकी हो रही है ना। जैसे कि अभी T1 के पास लॉक एक्स है, इसने लॉक एक्स लगाया, T2 ने लॉक एक्स भी लगाया, T1 ने वापस लॉक एक्स भी, मतलब ये वेट कर रहा है फॉर T2 टू रिलीज बी, है ना। ये T1 क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि ये जो T2 है ये बी को रिलीज करे, लेकिन ये अभी जैसे इसने भी बी पे लॉक लगाया, लेकिन पहले लॉक किसने लगाया, T2 पे, तो ये वेट कर रहा है कब ये रिलीज करेगा, है ना। और यहाँ पर देखो T1 ने पहले ए पे लॉक लगाया है, वापस T2 ने यहाँ पर लॉक लगाया, लेकिन जब तक ये रिलीज नहीं होता ये लॉक नहीं कर सकता, है ना। तो ये डेडलॉक कंडीशन होती है। तो देखो यहाँ पर वेट फॉर ग्राफ विदाउट अ साइकिल एंड यहाँ पर वेट फॉर ग्राफ है विद अ साइकिल, तो डेडलॉक बोथ विल वेट फॉर एवर, यहाँ पर भी है आपके पास और यहाँ पर तो है ही, है ना। तो दोनों भी एक दूसरे के लिए वेट करते रहेंगे फॉर एवर। यहाँ पर ये लोग कोई एक मतलब ऐसा नहीं करेंगे चलो मैं इस साइड चलता हूँ, ऐसा कोई नहीं करेगा। नाउ डेडलॉक प्रिवेंशन अभी हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अप्रोच है विच इज यूज टू प्रिवेंट द डेडलॉक्स फ्रॉम ऑकरिंग, सो दिस इज डन यूजिंग योर ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प्स का यूज करके आप डेडलॉक प्रिवेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला आपका क्या है, वेट डाई स्कीम। क्या है, वेट डाई स्कीम, जिसको नॉन प्रीएम्प्टिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ओल्डर ट्रांजैक्शन वेट्स फॉर द यंगर, मतलब जो पुराने ट्रांजैक्शन है वो नए ट्रांजैक्शन का वेट करते हैं, और यंगर ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक, यानी कि वो डाई हो जाते हैं इफ इट रिक्वेस्ट लॉक हेल्ड बाय द ओल्डर। ठीक है, तो बेसिकली जो यंगर ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक कर देता है अगर उसने लॉक रिक्वेस्ट किया है किससे, ओल्डर ट्रांजैक्शन से, है ना। तो टी आई यहाँ पर ओल्डर है और टीजे जो है ना, इफ सी टाइम स्टैम्प ऑफ लेस इज लेस देन, ऑब्वियस सी बात है कि टी आई का जो टाइम स्टैम्प है वो छोटा होगा, तो यहाँ पर आपका जो T1 है वो वेट करेगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, ओल्डर है। एल्स टी आई क्या कर जाएगा, रोल बैक कर जाएगा। तो दोनों भी कंडीशन है, या तो वेट करो या तो रोल बैक करो, वेट करो या डाई। ठीक है, नाउ वाउंड वेट स्कीम। वाउंड वेट स्कीम क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ओल्डर ट्रांजैक्शन जो है वो वाउंड करते हैं, प्री एम्प्ट करते हैं द यंगर वंस। ओके, तो बेसिकली जो यंगर ट्रांजैक्शन है वो क्या करेगा, या तो रोल जो मतलब अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये ओल्डर है और ये यंगर है, तो यहाँ पर या तो यंगर वाला रोल बैक कर जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसने क्या करा है, टीआई से बाउंड हुआ है, ठीक है। एल्स टीआई वेट करेगा, समझ में आ रही है बात, या तो टीजे रोल बैक करेगा या टीआई वेट करेगा। बस ये वाला जो है ना, ये इससे ही आप इफ एल्स से ही ये सारे जो है ना डेडलॉक प्रिवेंशन के जो भी है इनको याद रखो। तो वेट और डाई में क्या होगा, टीआई या वेट करेगा या फिर रोल बैक करेगा। वाउंड वेट में क्या करेगा, या तो टीजे रोल बैक कर जाएगा जो यंगर है, अदरवाइज जो ओल्डर है टीआई वो वेट करेगा। ठीक है, तो बोथ एंश्योर नो डेडलॉक, मे कॉज अननेसेसरी रोल बैक्स एंड व्हेन स्टार्टेड ट्रांजैक्शन कीप्स द ओरिजिनल टाइम स्टैम्प। ठीक है, सो दिस वाज योर थिंग। नाउ डेडलॉक डिटेक्शन, अभी हमने देखा प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में आपके पास दो चीजें थी, वेट डाई स्कीम और वाउंड वेट स्कीम, क्लियर है। अब डेडलॉक डिटेक्शन के अंदर देखो क्या होता है, सो दिस अलाउ डेडलॉक टू अकर, डिटेक्ट इट एंड देन रिजॉल्व इट, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर प्रिवेंट करने से अच्छा है डेडलॉक होने दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे उनको और फिर उनको रिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वेट फॉर ग्राफ, ये एक मेथड है। तो इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले आप डायरेक्टेड ग्राफ क्रिएट करते हो। आपको पता है डायरेक्टेड ग्राफ यानी कि क्या होता है, आपका डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें आपके एरोज का जो है ना आप ऐसे पॉइंट दिखा रहे होते हो, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं। वेयर नोड्स रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन, ऑब्वियसली ये क्या होते हैं, आपके ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। देन edge from ti to tj if ti is waiting for tj to release lock, मतलब हम edge किसके बीच में दिखाएंगे, अगर ये t1 वेट कर रहा है t2 के लिए कि ये मेरा लॉक जो है वो रिलीज करेगा, तो हम फिर क्या दिखाएंगे, इनके बीच में edge दिखा रहे होंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, पीरियोडिकली चेक द ग्राफ फॉर साइकिल्स, तो अगर साइकिल, अब ये सारी हमने जो है ना पूरा अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ बना देंगे। अब उसके बाद अगर साइकिल एग्जिस्ट कर रही होगी, मतलब कि हमने डेडलॉक डिटेक्ट कर लिया है, अब हम विक्टिम डिटेक्ट करेंगे, विक्टिम
ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको रोल बैक करवाएंगे, जिसके वजह से पूरी साइकिल फॉर्म हुई है, ठीक है। और उसके बाद रोल बैक विक्टिम एंड रिलीज इट्स लॉक। तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर विक्टिम को, जिसके वजह से क्या हो रहे हैं, सारे लॉक्स हो रहे हैं, हम उसको ही क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे, एंड जिसके वजह से सारे लॉक्स रिलीज हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर T1 जो है वो वेट कर रहा है। देखो अब यहाँ पर T1 है, आपके पास T2 है और आपके पास T3 है, ठीक है। अब T1 वेट कर रहा है T2 के लिए, तो हमें क्या बोला जा रहा है, एज फ्रॉम Ti टू Tj, Ti इज वेटिंग फॉर Tj। तो ऑब्वियसली T1 वेट कर रहा है T2 को, तो हमने एज दिखा दी। T2 वेट कर रहा है T3 के लिए, एज दिखा दी। T3 वेट कर रहा है T1 के लिए, एज दिखा दी। तो क्या साइकिल जनरेट हो गई? यस। तो यहाँ पर आपका डेडलॉक डिटेक्टेड। क्लियर है? कितना ज्यादा सिंपल है, यही सारे एग्जांपल्स आपको लिख के दिखाने हैं। नाउ विक्टिम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन विथ लीस्ट वर्क डन, ट्रांजैक्शन विथ लीस्ट वर्क डन, यहाँ पर जो है ना वो होता है विक्टिम सिलेक्शन। अब विक्टिम हमें जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने डेडलॉक डिटेक्ट तो कर लिया है ना, इस स्टेप तक तो अब हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलेक्ट करना है विक्टिम ट्रांजैक्शन को। तो विक्टिम ट्रांजैक्शन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो व्हेन चूजिंग हुज ट्रांजैक्शन टू रोल बैक, विल जस्ट सी कि किस ट्रांजैक्शन का जो है ना काम सबसे कम है ना, किस स्टूडेंट को निकालना है क्लास से बाहर, तो जो सबसे कम काम कर रहा है। क्लियर है बात? एंड ट्रांजैक्शन विद द फ्यूएस्ट लॉक, या फिर जिसके पास सबसे कम लॉक्स हैं, या फिर द ट्रांजैक्शंस दैट विल कॉज मिनिमम रोल बैक कॉस्ट, जिसके वजह से हमें कॉस्ट जो है रोल बैक का वो कम पड़ेगा, यानी ज्यादा रोल बैक्स नहीं करने पड़ेंगे। एंड ट्रांजैक्शंस विद द लोएस्ट प्रायोरिटी, मतलब जो एकदम सबसे जो है ना लोएस्ट लीस्ट प्रायोरिटी में है बेसिकली, उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। फिर आप क्या करोगे, डेडलॉक रिकवरी में जैसे ही आपने विक्टिम को सिलेक्ट कर लिया है ना, तो आप चूज करोगे कौन सा ट्रांजैक्शन आपको रोल बैक करना है, यहाँ पर बेसिकली यानी विक्टिम सिलेक्ट करना। अब रोल बैक करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो टोटल रोल बैक कर दो या पार्शियल रोल बैक कर दो। टोटल में क्या होगा, टोटल के अंदर आप अबॉर्ट कर दोगे पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन को, जो है ना मतलब खत्म ही कर दोगे, एंड कर दोगे कंप्लीटली। और पार्शियल रोल बैक में आप क्या करोगे, रोल बैक ओनली टू पॉइंट दैट ब्रेक्स द डेडलॉक, मतलब जिसके वजह से डेडलॉक ब्रेक हो जाए बस उस पॉइंट तक ही रोल बैक करो, कंप्लीटली रोल बैक मत करो, ठीक है। फिर आप रीस्टार्ट करोगे, पूरा रोल्ड बैक ट्रांजैक्शन रीस्टार्ट होगा, एंड स्टारवेशन प्रिवेंशन होगा। मतलब अब यहाँ पर आप क्या इंश्योर करोगे, सेम ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑलवेज चूजन एज विक्टिम, ठीक है। अब वापस से क्या करोगे, उसी विक्टिम को चूज नहीं करोगे। इंक्लूड रोल बैक काउंट इन द विक्टिम सिलेक्शन एंड इंक्रीज प्रायोरिटी आफ्टर ईच रोल बैक, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ट्रैफिक जैम होता है किसी इंटरसेक्शन के ऊपर, कोई चौक है आपका, एंड उसके ऊपर क्या हो गया है, आपका ट्रैफिक जैम हो गया है, तो सम कार्स व्हाट दे विल डू, दे विल रिवर्स, ओके, ताकि वो क्या कर पाए, जाम क्लियर कर पाए। तो हो सकता है इधर कोई रास्ता हो जो कि बाद में जाके इधर ही पहुंचता हो, है ना। तो यहाँ की कार्स जो मतलब थोड़ी सी ठीक है कि चलो ज्यादा टाइम लगेगा चलेगा, तो वो सारी कार्स आपकी जो है इधर से इस अल्टरनेट रूट से क्या चली जाएंगी, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब जिनको इसी चौक से जाना है वो तो इधर ही अटके रहेंगे, उनके वजह से जाम होगा। लेकिन ये जो कुछ कार्स हैं जो कि अल्टरनेट पाथ यूज कर रही हैं, उनके वजह से क्या हो जाएगा, आपका जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये कार्स क्या कर रही हैं, रोल बैक कर रही हैं, ऑफन गेट प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम दे दें, सो दे आरंट स्टक फॉरएवर, ओके। सो दिस इज हाउ योर पर्टिकुलर रोल बैक लुक्स लाइक, ओके। डेडलॉक का जो रिकवरी आप कर रहे हो, विक्टिम जो सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर डेडलॉक को जो है देख रहे हो कहाँ अगर डेडलॉक है या नहीं है, तो ये कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर आपको इतना ही क्वेश्चन आ सकता है फॉर राइटिंग शॉर्ट नोट, तो दिस इज इनफ, फाइन। Now let us move on to 10th concept, that is the recovery methods, ठीक है। तो recovery methods, अब देखो यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब व्हाई डू वी नीड रिकवरी, मुझे बताओ कि हमें रिकवरी चाहिए क्यों। तो डेटाबेस जो है वो फेल हो सकता है, क्यों फेल हो सकता है, ड्यू टू ट्रांजैक्शन फेलियर्स, है ना, जिसके अंदर लॉजिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, सिस्टम एरर्स हो सकते हैं, बाकी सिस्टम क्रैश की वजह से भी हो सकता है, डिस्क फेलियर की वजह से भी हो सकता है ना। तो डेटाबेस इन चीजों की वजह से फेल हो सकता है। तो रिकवरी इंश्योर्स द डेटाबेस रिटर्न्स टू कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर फेलियर, मतलब फेल होने के बाद वापस से वो डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए, नॉर्मल हो जाए। तो ये हमारा कौन सा मेथड है ऑब्वियसली इसको करने का, रिकवरी, ओके। तो हमारे पास देखो काफी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आपके पास है शैडो पेजिंग टेक्निक। क्या है शैडो पेजिंग टेक्निक, तो यहाँ पर आप डेटाबेस को डिवाइड कर देते हो। क्या करते हो आप, डेटाबेस को फिक्स्ड साइज पेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हो। तो बेसिकली दो पेजेस आप मेंटेन करते हो, करंट पेज टेबल और शैडो पेज टेबल, है ना। तो बेसिकली जैसे अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल
शैडो पेज टेबल है, उसके पास बैकअप कॉपी है सारे डेटाबेस पेजेस की, और करंट पेज टेबल है, ये आपकी वर्किंग कॉपी की तरह है, जो करंट कॉपी है जहां पर आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो वैसे पेज टेबल्स हैं, ठीक है। शैडो पेज यानी कि जिसमें आपके डेटाबेस के पेजेस का बैकअप है, सारी कॉपी है, और करंट पेज यानी कि जो आपके पास करंट पेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। नाउ ये काम कैसे करता है आपका शैडो पेजिंग जो टेक्निक है, हाउ डज इट वर्क्स? तो देखो आपके पास मतलब इसके अंदर चार चीजें आती हैं, बिफोर ट्रांजैक्शन, ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, ऑन कमिट एंड ऑन अबॉर्ट, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन से पहले क्या होता है, ऑल मॉडिफिकेशंस, बेसिकली जो भी सारी मॉडिफिकेशंस होंगी, सी अगेन आई विल से, ये तो ड्यूरिंग के हो गया। बिफोर ट्रांजैक्शन के अंदर शैडो पेज टेबल पॉइंट्स टू डेटा बेस पेजेस ऑन द डिस्क, है ना। तो जो शैडो पेज टेबल है वो किसको पॉइंट करता है, जो आपकी ओरिजिनल टेबल है, ओरिजिनल डेटाबेस पेजेस, ठीक है। जो भी आपके ओरिजिनल डेटाबेस पेजेस हैं उनको कौन पॉइंट करता है, शैडो पेज टेबल पॉइंट करता है। तो आपको तो पता ही है शैडो पेज टेबल क्या करता है, शैडो पेज टेबल तो आपका बैकअप रखता है, कॉपी रखता है आपके जो है ना पेजेस की, तो बेसिकली इसके पास ओरिजिनल डेटाबेस के पेजेस हो जाएंगे, है ना। और करंट पेज टेबल क्या होगा, कॉपी होगा किसका, आपके शैडो पेज टेबल का। करंट पेज टेबल इज द कॉपी ऑफ योर शैडो पेज टेबल, क्योंकि अभी तो दोनों भी सेम होंगे। देन ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं मेड टू द कॉपी ऑफ द पेजेस। तो अब जो कॉपी आपने यहाँ पर बनाई है, कॉपी यानी कि करंट पेजेस के अंदर, तो करंट पेज टेबल अपडेटेड टू पॉइंट टू द न्यू पेजेस। अब ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब कि ट्रांजैक्शन की वजह से पेजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस करने पड़ रहे हैं, है ना। तो इस केस में आपका कौन सा टेबल आपका चेंज होगा, मुझे बताओ, करंट पेज टेबल या शैडो पेज टेबल? ऑब्वियसली करंट पेज टेबल यहाँ पर जो है आपका चेंज होगा, और जो शैडो पेज टेबल है वो अनचेंज ही रहेगा। समझ में आ गई बात? नाउ ऑन कमिट करंट पेज टेबल बिकम्स न्यू शैडो पेज टेबल। जैसे ही आप कमिट कर रहे हो तो अब आपका जो शैडो पेज टेबल है जिसमें पुराने पेज टेबल्स थे, अब आप उसको अपडेट कर दोगे, तो जो नए करंट पेजेस हैं, करंट पेज टेबल्स, वो आपके न्यू शैडो पेज टेबल्स बन जाएंगे, और जो ओल्ड शैडो पेज टेबल थे अब वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। अब अबॉर्ट करने पे जो करंट पेज टेबल है वो डिस्कार्ड हो जाता है, जो शैडो पेज टेबल्स है वो रहते हैं, तो आपका जो डेटाबेस है वो अनचेंज्ड रहता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हम दो चीजें लेके चल रहे हैं, है ना, दो चीजें लेके चल रहे हैं भाई। यहाँ पर हम अपना ओल्ड डेटा लेके चलेंगे साथ में, एंड इसको रखेंगे हम टेम्पररी, मतलब भाई अगर इसमें कोई चेंजेस कर रहा है कोई इंसान, तो करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक आप उसको कमिट नहीं कर रहे हो ना, तो हम उसको जो है अपने ओल्ड के साथ मैच जो है ना, ओल्ड को न्यू नहीं बनाएंगे जब तक, मतलब इसमें कॉपी नहीं करेंगे जब तक ये कमिट नहीं हो जाते, है ना। क्योंकि हो सकता है बीच में आप डिस्कार्ड कर दो, अबॉर्ट कर दो, तो अगर बीच में अबॉर्ट कर दोगे तो हमारा जो पिछला डेटा था वो तो रिमूव ही हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक ओल्ड कॉपी भी रखते हैं, ताकि हम जब कमिट हो तभी उसको रिप्लेस करें, एंड अगर अबॉर्ट हो जाए तो हम जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं ओल्ड वैल्यूज के साथ, तो हमारा डेटाबेस अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है, देख सकते हो, ये करंट डायरेक्टरी है, आपके पास ये सारे पेजेस हैं, ये शैडो पेज डायरेक्टरी है, तो जो भी ओल्ड है ना, तो देखो यहाँ पर ये जो 1 है वो यहाँ पे है, यहाँ पर ये 2 है, फिर आपके पास ये 3 है, फिर आपके पास ये 4 है, यहाँ पर ये जो था, सॉरी, ये 4 है और ये 5 है ना। तो फिर आपके पास ये जो न्यू है, ये जो न्यू है, ये जो बचे हुए सारे जो न्यू है ना, ये किसको पॉइंट कर रहे हैं, ये आपकी करंट डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहे हैं। एंड जब शैडो पेजिंग हो जाएगा तो फिर वापस से आपकी जो शैडो डायरेक्टरी है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कमिट होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एडवांटेजेस ये है कि आप अंडू रीडू ऑपरेशन जो है उसकी जरूरत नहीं है, रिकवरी इज फास्टर एंड नो ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग लॉग्स। देन डिसएडवांटेजेस के अंदर डेटा फ्रेगमेंटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो पेजेस हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। देन गार्बेज कलेक्शन ओवरहेड, ऑब्वियसली जो ओल्ड पेजेस हैं उनको क्लीन करना पड़ता है हमें वापस, तो वो भी है। देन डिफिकल्ट टू सपोर्ट द कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस, तो बेसिकली जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं दे कैन नॉट इजीली अपडेट द पेजेस। देन कॉपिंग पेज टेबल्स इज कॉस्टली, ऑब्वियसली आप जो है कॉपी कर रहे हो बार बार शैडो के अंदर, फिर वापस से कॉपी करंट के अंदर, तो ये जो है कॉस्टली चीज है कॉपी करना। देन कमिट ओवरहेड इज हाई, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपडेट कर रहे हो शैडो टेबल को, दैट कैन बी एक्सपेंसिव, ठीक है।
तो बेसिकली शैडो पेजिंग क्या है? शैडो पेजिंग का मतलब बैकअप कॉपी की तरह काम करना और सेफ फास्ट रिकवरी ये इससे आपको मिलती है, बट लेस एफिशिएंट है अगर आप मल्टीपल यूजर्स के साथ इसको कर रहे हो। एंड एग्जैक्टली इट इज वेरी गुड फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन सिस्टम्स या फिर कुछ छोटे मोटे अगर डेटाबेसेस है उनके लिए, लेकिन हार्डर है किसके लिए? आपके लार्जर और कॉन्करेंट डेटाबेसेस के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ योर करंट वर्सेस शैडो एंड योर बेसिकली थिंग्स लुक लाइक। तो शैडो पेजिंग टेक्निक में आप समझ गए, ये 2 पेज टेबल्स याद रखने हैं, ये 3 आपको चीजें 4 चीजें याद रखनी है। बिफोर ट्रांजैक्शन क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, ऑन कमिट एंड ऑन अबॉर्ट। ये डायग्राम आप छोटा सा याद रख सकते हो, बाकी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डन। फाइन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू लॉग बेस्ड रिकवरी। ठीक है, तो लॉग बेस्ड रिकवरी में एग्जैक्टली पहले लॉग क्या है ये समझ लेते हैं। तो अ लॉग इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ ऑल डेटाबेस ऑपरेशंस। देखो हमारे डेटाबेस के साथ काफी ऑपरेशंस होते हैं, रीड राइट एंड ऑल। तो बेसिकली उन ऑपरेशंस की सारी हिस्ट्री मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका लॉग करता है। ठीक है, तो लॉग रिकॉर्ड का फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी आएगी आपकी, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी, फिर आपके पास डेटा आइटम है जो जिसके ऊपर आपका ऑपरेशन हो रहा है, फिर उसके पहले ओल्ड वैल्यू क्या थी और अब न्यू वैल्यू क्या है। ये एक आपके लॉग रिकॉर्ड का फॉर्मेट है, आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, देन आपके पास टाइप्स ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स होते हैं। सबसे पहले टी आई स्टार्ट, तो इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है ना। अब ये देखो टी आई एक्स वी1 वी2, तो ऑब्वियसली टी आई यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है ना। एंड यहाँ पर आपका ये टी आई जो है क्या कर रहा है, कौन से डेटा आइटम की वैल्यू को चेंज कर रहा है? एक्स, पहले वैल्यू v1 थी अब वैल्यू v2 हो गई। लेट सपोज पहले वैल्यू 10 थी, अब वैल्यू आपने 5 थी, अब आपने 10 कर दी। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। एंड अगर आप कमिट कर रहे हो तो ऐसे दिखाओगे, अबॉर्ट कर रहे हो तो ऐसे दिखाओगे, है ना, सिंपल। तो ये आपके टाइप्स ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स थे। अब रूल्स क्या है फॉर लॉगिंग? सबसे पहले है राइट हेड लॉगिंग यानी कि WAL। तो यहाँ पर log must be returned to stable records before database modification. log must be returned stable storage before database modification and इससे आपकी जो रिकवरी है वो इंश्योर होती है। ओके, तो बेसिकली लॉग्स जो है वो आप क्या लिखते हो? आप सीक्वेंस में लिखते हो। एंड लॉग्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? स्टेबल स्टोरेज में। स्टेबल स्टोरेज मतलब कि ये क्रैशेस वगैरह हो गए तो उसमें सरवाइव करता है। तो स्टेबल स्टोरेज आप याद रख सकते हो क्योंकि सारे लॉग रिकॉर्ड्स यहाँ पर ही होते हैं। बिफोर डेटाबेस मॉडिफिकेशंस मतलब डेटाबेस में मॉडिफाई होने से पहले स्टेबल स्टोरेज में आपके लॉग रिकॉर्ड्स मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, देन यू हैव रिकवरी ऑपरेशंस जिसमें पहला है अंडू ऑपरेशन और आपका है रीडू ऑपरेशन। अंडू आपको पता है ओल्ड वैल्यू रिस्टोर करता है एंड इट इज यूज्ड टू रोल बैक द अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। जो अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है, ऑब्वियस सी बात है रोल बैक आप कमिटेड ट्रांजैक्शन पे तो करते नहीं हो, कहीं भी पॉसिबल ही नहीं है। तो अनकमिटेड ट्रांजैक्शन पे जो रोल बैक करने के लिए यूज होता है वो आपका अंडू ऑपरेशन है। फॉर्मेट क्या है? आप ओल्ड वैल्यू को वापस से डेटाबेस के अंदर लिख देते हो। रीडो के अंदर आप न्यू वैल्यू को अप्लाई करते हो एंड इट इज यूज्ड टू री अप्लाई द कमिटेड ट्रांजैक्शंस आफ्टर क्रैश, है ना। आफ्टर क्रैश आपके जो कमिटेड ट्रांजैक्शंस है वो री अप्लाई हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं, आपको न्यू वैल्यू को वापस डेटाबेस में राइट करना होता है। ठीक है, नाउ यू हैव डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। तो डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ऑल राइट ऑपरेशंस आर डिफर्ड मतलब कि पोस्टपोन्ड अंटिल द ट्रांजैक्शन कमिट्स। जो भी सारे जो पोस्टपोन्ड ऑपरेशंस हैं, जो भी आपने पोस्टपोन कर रखे हैं, मतलब वो जो भी आपके राइट ऑपरेशंस है वो सारे आपके पोस्टपोन हो जाते हैं, तब तक आप कमिट नहीं करते। ठीक है, जब तक आप कमिट नहीं करते तब तक आपके जो सारे के सारे राइट ऑपरेशंस है वो पोस्टपोन हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको राइट करना है तो कमिट करना पड़ेगा। अब वर्किंग क्या है? ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, सारे मॉडिफिकेशंस रिकॉर्ड होते हैं आपके लॉग के अंदर। चलो ये बात सही है, कोई एक्चुअल डेटाबेस अपडेट नहीं होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, है ना। अब कमिट किया आपने तो ये जो कमिट रिकॉर्ड है पहले ये लॉग में लिखा जाएगा और उसके बाद सारे मॉडिफिकेशंस आपके जो लॉग के हैं वो डेटाबेस के अंदर दिखेंगे। और अगर अबॉर्ट कर रहे हो तो सिंपली आप उस लॉग रिकॉर्ड को ही डिस्कार्ड कर दोगे, मतलब अंडू कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे आपकी डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन है। कुछ नहीं, बस यही लाइन आपको याद रखनी है, क्या? सारे के सारे राइट ऑपरेशन जो है वो पोस्टपोन हो जाते हैं, डिफर्ड हो जाते हैं अंटिल आपका जो ट्रांजैक्शन है आप कमिट नहीं करते। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर ट्रांजैक्शन है T1 है। आप T1 ट्रांजैक्शन के अंदर A इज इक्वल टू A माइनस 100 ये आपने लिख के रखा है और आपके पास B है विच इज B प्लस 100। ठीक है, ये आपने लिख के रखा है। फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? बेसिकली ये ट्रांजैक्शन है। तो लॉग रिकॉर्ड में आप पहले स्टार्ट कर रहे हो, फिर A के अंदर आपने क्या किया? ओल्ड वैल्यू नॉट नीडेड, ओल्ड वैल्यू नहीं लिखी, 900 इसको दिया, इसको ये दिया। फिर आपने क्या कर दिया? कमिट कर दिया। कमिट के बाद क्या होगा? A को 900 वैल्यू मिल जाएगी और B को 2100 वैल्यू मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात टू नोट इज दैट कि राइट करने के बाद, सॉरी,
कमिट करने के बाद ही आपके जो डेटाबेस में वो वैल्यू दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो रिकवरी एल्गोरिदम क्या है, आफ्टर सिस्टम क्रैश रीडू ऑल ट्रांजैक्शंस विद द कमिट रिकॉर्ड, है ना। मतलब एग्जैक्टली ये जो लॉग है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपके डेटाबेस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कमिटेड चेंजेस करते हैं, क्लियर है, और आप सारे ट्रांजैक्शंस इग्नोर कर दोगे जो आपने कमिट ही नहीं कर रखे, ठीक है। फॉर ईच ट्रांजैक्शन टीआई विद द टीआई कमिट इन लॉग, फॉर ईच लॉग रिकॉर्ड टीआई एक्स दिस राइट वी टू, मतलब ये बेसिकली एक कोड है जिसके वजह से आप क्या कर रहे हो, जितने भी कमिटेड ट्रांजैक्शन है उनको डेटाबेस के अंदर राइट कर रहे हो, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ओनली रीडू पॉसिबल, क्योंकि नो अंडू इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ राइट से डील कर रहे हैं। सिंपल आपकी रिकवरी है, ऑल चेंजेस अप्लाइड एट वंस आफ्टर कमिट, है ना। कमिट होने के बाद जितने भी चेंजेस आपने बनाए वो सारे के सारे जो है आपके डेटाबेस में लिख दिए जाते हैं। पुअर फॉर लॉन्ग ट्रांजैक्शंस, क्योंकि डिले हो सकता है टू विजिबल अंटिल द कमिट, ओके। देन यू हैव इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन के अंदर वी हैव दिस कॉन्सेप्ट लाइक डेटाबेस मॉडिफिकेशंस आर मेड इमीडिएटली ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, यानी कि बिफोर कमिट, है ना। जो डेटाबेस में मॉडिफिकेशंस हैं वो हम इमीडिएटली कर देते हैं बिफोर कमिट, ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन बिफोर कमिट, तो ये होता है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, है ना। तो बेसिकली डेटाबेस मॉडिफिकेशन क्या कर रहा है, इमीडिएटली जितने भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन है वो अप्लाई कर दे रहा है डेटाबेस के अंदर इवन बिफोर आप कमिट कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहली बात वर्किंग क्या है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ, मॉडिफिकेशंस डायरेक्टली आपने डेटाबेस के अंदर अप्लाई कर दी, बोथ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज आपने लॉक कर दी, ठीक है। अब कमिट होने पर राइट कमिट रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड आपने कमिट किया है वो लिखना है, एंड जो है चेंजेस ऑलरेडी आपके डेटाबेस में तो पहले से ही है। ऑन अबॉर्ट और क्रैश यूज लॉग टू अंडू द अनकमिटेड चेंजेस, मतलब जो भी अनकमिटेड चेंजेस हैं अब आपको क्या करना है, उनको अंडू कर देना है, मतलब आप डेटाबेस से निकाल देना है और रीडू के अंदर आप कमिट कर सकते हो चेंजेस को, ठीक है। यहाँ पर यू हैव ट्रांजैक्शन ये सारे इनिशियली A1000 है, B2000 है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग रिकॉर्ड्स में आप स्टार्ट कर रहे हो, ए की वैल्यू आपने क्या की, पुरानी 1000 है, अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर 900 कर रहे हो, तो दोनों भी वैल्यूज आपकी लॉग में सेव हो जाएंगी। अब आप राइट कर रहे हो ए को 900, तो ये इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप राइट कर रहे हो क्या यहाँ पर बी को 2100, तो ये भी इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा। लेकिन अब आपने क्या करना है, यहाँ कमिट करना है, तो बेसिकली यहाँ पर भी T1 का ऑपरेशन था। तो कुछ नहीं, आपको यही करके दिखाना है क्या, कि जो डेटाबेस मॉडिफिकेशंस है वो डायरेक्टली आपके कहाँ पर हो जा रही हैं, डेटाबेस में अपडेट हो जा रही हैं, ठीक है। इसकी रिकवरी एल्गोरिदम है, ये अनडू की है और ये रीडू की है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, कॉम्प्लेक्स रिकवरी है, बेटर फॉर लॉन्गर ट्रांजैक्शंस एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज योर चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट्स क्या होता है, व्हाट इज अ चेक पॉइंट? Checkpoint is a point in the log where all committed transactions are guaranteed to be returned to database। मतलब कि check point मतलब क्या, ये एक ऐसा point है आपकी log के अंदर, ठीक है, जिसमें आप क्या बता रहे हो कि जितने भी सारे कमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो आप गारंटी से बता रहे हो कि आपने डेटाबेस में लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये होता है चेक पॉइंट। तो नीड फॉर चेक पॉइंट्स क्यों है, अगर चेक पॉइंट नहीं होगा तो रिकवरी के टाइम पे एंटायर लॉग आपको स्कैन करना पड़ेगा, एवरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि लॉग्स तो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, एंड नीड टू चेक ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अगर चेक पॉइंट्स है मतलब कि आपने क्या किया है, आपने इतना जो है ना पहले से ही एग्जीक्यूट कर दिया है ट्रांजैक्शन, एंड यहाँ पे आपने चेक पॉइंट बना दिया कि भाई अब तक जितने भी आपने जो ट्रांजैक्शंस किए थे वो कमिट हो गए, तो इसके बाद जो होंगे वो इधर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अब आपको एकदम स्टार्ट से फिर से जो है बिगनिंग से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप यहाँ से चेक करोगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम कुछ नहीं, टाइम जो है ना सेव करने का काम कर रहे हैं। तो चेक पॉइंट से ओनली नीड टू स्कैन लॉग फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट, है ना, एंड दिस रिड्यूसेस द रिकवरी टाइम सिग्निफिकेंटली, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल। नाउ चेक पॉइंट का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सस्पेंड द ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेंस टेम्परेरीली, है ना। जो ट्रांजैक्शन आप एक्सेप्ट कर रहे हो टेम्परेरीली उनको स्टॉप कर दो फॉर अ मोमेंट। उसके बाद फोर्स राइट ऑल द लॉग रिकॉर्ड्स इन मेमोरी टू स्टेबल स्टोरेज। आपको पता है स्टेबल स्टोरेज अभी हमने बात करी थी, जहां सारे लॉग रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जो भी लॉग रिकॉर्ड्स मेमोरी में है उनको स्टेबल रिकॉर्ड्स में स्टोरेज में डाल दिया। अब फोर्स राइट ऑल मॉडिफाइड बफर्स ब्लॉक्स टू डिस्क, जितने भी मेमोरी में चीजें हैं सारी आपने क्या कर ली है, यहाँ पर मॉडिफाई कर ली है। अब राइट चेक पॉइंट रिकॉर्ड टू लॉग दिस, एंड अब आप चेक पॉइंट लिख दोगे, उसके बाद जो है
आपको लिस्ट मिल जाएगी सारे एक्टिव ट्रांजेक्शन्स की, एंड देन आप नॉर्मल ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा मतलब कि हाँ एग्जैक्टली चेक पॉइंट कैसे लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप अपना ट्रांजेक्शन एज यूजुअल स्टार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे चेक पॉइंट है, ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 अगर फेल हो रहा है तो बेसिकली आपको कितना टाइम लगेगा, बस इस चेक पॉइंट से आगे। अब इससे पहले आपने कितने भी ट्रांजेक्शन जो है वो पहले से कर रखे हो वो बिल्कुल भी आप देखने नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये चेक पॉइंट ये बता रहा है इससे पहले का सब कुछ जो है ना सेफ है भाई, हमने जो भी है सब कुछ कर रखा है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे कमिटेड हैं। ठीक है, नाउ रिकवरी यूजिंग द ट्रांजेक्शन। तो केस 1 क्या है? केस 1 है कि ट्रांजेक्शन कमिटेड स्कैन लॉग बैकवर्ड फ्रॉम एंड। ओके, एंड से हमें जो है ना ऑब्वियसली लॉग में आप चीजें ऐसे लिख रहे होते हो, मतलब एंड में आपका न्यूअर आता है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन कमिटेड आफ्टर लास्ट चेक पॉइंट, तो आप रीडू करोगे इस ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन स्टार्टेड आफ्टर चेक पॉइंट और आपने कुछ कमिट नहीं किया है तो आप अंडू करोगे। ट्रांजेक्शन इन चेक पॉइंट लिस्ट लेटर आपने उसको कमिट किया है तो रीडू, है ना, रीडू ऑपरेशन है। तो बेसिकली आपको दिखाना है कि अगर सिस्टम क्रैश होता है तो रिकवरी कैसे होती है चेक पॉइंट्स का यूज करके। ट्रांजैक्शन आपका चेक पॉइंट लिस्ट में और कोई कुछ कमिट नहीं किया है तो आप अंडू कर सकते हो, क्योंकि अगर कमिट नहीं किया है तो आपको अंडू ही करना पड़ेगा। कमिट किया हुआ है, देखो जहां पर कमिटेड है वहां पे रीडू है, ठीक है, जहां पे कमिटेड है वहां पे रीडू है, जहां पर नो कमिट है वहां पे अंडू है। तो अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट्स भी आते हैं तो बस आपको कमिटेड देखना है और वहां पे रीडू लिख देना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन कमिटेड बिफोर चेक पॉइंट अगर है तो ऑब्वियसली वो डेटाबेस के अंदर होंगे, इसको आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट्स के अंदर आपके पास दो टाइप्स होते हैं, कंसिस्टेंट चेक पॉइंट और फूजी चेक पॉइंट। तो कंसिस्टेंट चेक पॉइंट में क्या होता है, कोई नो ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग इन दिस केस, डेटाबेस आपके कंसिस्टेंट स्टेट में है, सेफ है, रेयरली प्रैक्टिकल इन द रियल सिस्टम्स, क्योंकि रियल सिस्टम्स में काफी सारे जो है ना एरर्स आ सकते हैं। फूजी चेक पॉइंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो कंटिन्यू करता है ड्यूरिंग द चेक पॉइंट। ओके, मोर प्रैक्टिकल एंड इट इज यूज्ड इन मोस्ट डीबीएमएस। ठीक है, अब चेक पॉइंट्स का आप एडवांटेजेस तो लिख ही सकते हो भाई। सबसे बड़ी एडवांटेज है कि टाइम, रिकवरी टाइम रिड्यूस हो रहा है, लॉग स्कैनिंग लिमिटेड है, इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, पीरियोडिक चेक पॉइंट्स के वजह से आपकी रिकवरी जो है वो फिजिबल रहती है ना। सो दिस वाज द कंप्लीट थिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। देखो चेक पॉइंट कैसे हेल्प करता है ना, आप लॉग में लॉग रिकॉर्ड्स लिख रहे हो, ठीक है, लॉग रिकॉर्ड्स में आपके पास क्या आते हैं, सारे चेक पॉइंट्स आते हैं। अब आपने न्यू ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, न्यू ट्रांजैक्शन किया, अब न्यू ट्रांजैक्शन जो है वो क्रैश हो गया, है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप रिकवरी स्कैन करोगे। क्या करोगे, रिकवरी स्कैन करोगे। कहां से स्कैन करोगे, फ्रॉम द चेक पॉइंट। तो आपको जो अपना पुराना चेक पॉइंट से पहले जितनी चीजें थी वो आपको वापस मिल जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर टाइमलाइन डायग्राम, दिस इज योर टाइमलाइन डायग्राम इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड और राइट, बिकॉज ये चेक पॉइंट है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, तो ये आप ऐसे भी इसको लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, तो यस दैट वाज इट। बाकी ये सारे आपके जो है कंपैरिजन टेबल्स हैं, इसके आगे जितनी पीडीएफ है सारे पीवाईक्यूज इसके अंदर डाल के रखे हैं मैंने, सारे जो है ना इजी टू अंडरस्टैंड, जो रिवीजन के लिए, क्विक नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवाइज करने के लिए, एकदम गो थ्रू करने के लिए, वो सारी चीजें। तो ऑब्वियसली ये पीडीएफ आपके पास आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर। डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं जो देख के आपको पूरा यूनिट याद हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू परचेज दिस नोट्स। आप कुछ नहीं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो टेलीग्राम का, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है पहले उसको फिल कर लो, एंड फिर आप सारे के सारे नोट्स को, मास्टर सॉल्यूशंस को बहुत इजीली एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन टेबल है फॉर योर अनडू रिक्वायर्ड एंड ऑल, पेजिंग, डिफर्ड एंड इमीडिएट मॉडिफिकेशन, लॉग बेस्ड, टाइम स्टैम्प बेस्ड। ठीक है, बाकी एडिशनल कंटेंट है ये आप देख सकते हो। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रखे हैं मैंने। ठीक है, बाकी सब तो हमने जो है ना सब अच्छे से कर ही लिया है। तो पूरा यूनिट हमारा यहाँ पर जो है कवर हो जाता है, यूनिट 4 ऑफ योर डीबीएमएस। आई होप यू गॉट इट। एंड या काफी चीजें हमने जो है ना इसमें पढ़ी, काफी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा डिटेल्ड जो है आपका ये यूनिट है, काफी न्यू चीजें हैं, काफी न्यू टर्म्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, एंड इवन एग्जांपल्स। सही और अच्छी बात ये है कि इसमें कोई कोड आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरी है, तो अच्छे से ये यूनिट 4 आपका प्रिपेयर हो सकता है। तो आई होप कि आपको यूनिट 4 समझ में आया है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, अदरवाइज उसके बारे में थोड़ा बहुत जीपीटी करके या गूगल करके आप उसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट कि अगर मैं मुझसे समझ में नहीं आया तो देयर मस्ट बी समथिंग एल्स जहां से आप जो है समझ सकते हो। अदरवाइज आई गारंटी यू, क्योंकि मैंने एक एक चीज को इतना डिटेल में पढ़ा है जितना मतलब आपको बस
उस उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लाइक ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उस डिटेल में चीजों को समझना पड़ेगा ताकि उससे जो छोटी चीजें हैं वो आपको इजी लगे, एंड वही छोटी चीजें आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फाइन, तो चलिए ये नोट्स आपको सारे के सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर, गो एंड ज्वाइन इट वेरी फास्ट। एंड नेक्स्ट आपको क्या चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टीओसी के ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स अपलोड हो चुके हैं, डीबीएमएस का भी यूनिट 3-4 अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट इज योर कॉल, आपको क्या चाहिए आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए, इफ आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।